Good afternoon, everyone. All the students taking online live class, very good afternoon. तो क्या हाल चाल है? बढ़िया. ऑल एक्साइटेड कि अभी तक फाउंडेशन में बैठते थे, अब इंटर की क्लास में बैठ रहे हैं, नहीं? ऑल दो ऑफिशियली आप अभी इंटर के स्टूडेंट नहीं है लेकिन लेकिन जो क्लास में बच्चा बैठा है इसका मतलब कॉन्फिडेंट है कि जरूर पास होगा और जरूर पास होंगे, 100% पास होंगे. और आपने भी अच्छा किया और हमें भी विश्वास है जो इंस्टीट्यूट वैभव चलन क्लासेस की सॉफ्ट कॉपी के लिए बोला था कि दैट डेफिनेटली यू विल बी पास, क्योंकि फाउंडेशन में आप बहुत अच्छे आई थिंक पेपर बच्चों के हुए हैं और तैयारी भी आप सबने बहुत अच्छी की थी. और आई थिंक मोस्टली बच्चों ने बोला था उनको पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं लगे थे एंड दे हैव परफॉर्म वेल. ठीक है. एंड क्लास में बच्चा बैठा तो ऑब्वियसली खुद को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि साहब मैं क्लियर कर लूँगा. और फाउंडेशन इतना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अदरवाइज भी आपने अच्छा किया. चलिए तो अब हम इंटर की बात करते हैं. तो आप सबको पता है कि दैट ऑब्वियसली मैं लॉ ही पढ़ाऊंगा. ठीक है तो पेपर इज दैट इज द कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दैट इज द पेपर नंबर 2. ग्रुप 1 में आप जानते हैं 3 पेपर है न्यू सिलेबस में. ठीक है. एंड आप जानते हैं आपके न्यू सिलेबस में पेपर कम हो गए. पहले 8 पेपर होते थे इंटर में, अब आपको 8 के 6 हो गए. 3-3 पेपर दोनों ग्रुप में, पहले 4-4 होते थे. तो ग्रुप 1 यू ऑल अवेयर दैट देयर आर 3 पेपर्स. इसमें एक टैक्सेशन का पेपर है, एक अकाउंट्स का पेपर है, एक लॉ का पेपर है. 2 क्लासेज आज आपने ली है, तीसरी क्लास आपकी है. ठीक है. तो सबसे पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर क्या है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, एज पर द ICAI सिलेबस क्या है, उसके अंदर टॉपिक्स हैं, थोड़ा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. और आई होप सबके पास एक रजिस्टर लॉ का आपने सेपरेट लाया है. ठीक है. ठीक है. और उसको मैंने क्लास हमेशा मैंने बताया हुआ कि जो चीज़ें क्लास में बुक के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं हम थोड़ा नोट करेंगे. ठीक है. तो पहले थोड़ा पेपर का स्ट्रक्चर डिस्कस करें, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? आई थिंक आप सभी बच्चे फाउंडेशन में मेरे से लॉ पढ़े हुए? ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा तो नहीं है आप नहीं पढ़े हुए हो? अच्छा, लॉ आपने कहीं और से पढ़ा था या पूरा फाउंडेशन ही कहीं और से पढ़ा था? अच्छा, कोई बात नहीं. ठीक है. आप दोनों हैं, और भी कोई है? अच्छा, कुछ बच्चे हैं. चलिए. The name of the paper is that is the corporate and other laws. This is the name of the paper. एक दो दिन मेरे साथ बेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी. ठीक है. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, दिस इज पेपर नंबर 2 in group 1. इस पेपर आई होप यू आर अवेयर दैट इन द न्यू सिलेबस सारे पेपर्स में एक चीज कॉमन है कि 70 मार्क्स सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स MCQ है. सारे पेपर में एक जैसा पैटर्न है. ओल्ड सिलेबस ऐसा नहीं था, कुछ पेपर में था, कुछ में. चांस की बात है ओल्ड सिलेबस में लॉ में ये पैटर्न पहले से ही था 70-30, और न्यू में सारे पेपर में ही पैटर्न कर दिया. और 30 मार्क्स का जो MCQ है, एडवांटेज है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ के आने का मतलब नहीं बनता. वो गलत भी होगा तब भी कुछ कमाओगे नहीं, छोड़ोगे तब भी 0 है. इसलिए फाउंडेशन में आपको पता पूरे पेपर जो आपके MCQ वाले थे, लाइक मैथ्स का पेपर, इको का पेपर, उसमें नेगेटिव मार्क्स, 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, बट यहाँ पे 30 मार्क्स है. दैट्स व्हाई दे नो नेगेटिव. दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट. इसलिए आपको वैभव सर ने बताया होगा कि इंटर में अगर न्यू सिलेबस के हिसाब से देखें और कंपेयर करें विद ओल्ड सिलेबस, पास होना कंपैरेटिवली आसान है. एक तो हर पेपर में आपको 30 मार्क्स पहले नहीं था, कुछ सेलेक्टेड पेपर में था, ज़्यादातर पेपर में नहीं था. तो MCQ में क्या तो फुल मार्क्स आते हैं, सही होते पूरे. और दूसरी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं, तो बच्चों को डर भी नहीं होता कि अटेम्प्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अगर देखा जाए कि मिनिमम 40% मार्क्स यू नो दैट हर एक पेपर में चाहिए और एग्रीगेट 50% चाहिए इन द ग्रुप,
तो अगर आप 30 में से 20, 22, 25 नंबर अगर आप एमसीक्यू में निकाल लेते हैं तो बचा क्या? तो अगर एवरेज में हम 50 नंबर का एवरेज लगाएं तो देखा जाए अगर 25 नंबर इधर निकाल लिया आपने 30 में, तो आपको 25 मान लिया 22, 23 में निकाल लिए, तो उधर 70 में 30 ही नंबर लाने हैं जो आपको सब्जेक्टिव है। ये सुनो, अगर एवरेज के हिसाब से 50% के हिसाब से देखें तो कंपैरेटिवली इट हैज बिकम ईजियर, इट हैज बिकम ईजियर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, एमसीक्यू के अंदर क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर बहुत डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं हर चैप्टर के साथ, एक चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे कोई भी, हर चैप्टर के साथ लास्ट में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे हर चैप्टर वाइज, और लास्ट में अलग से और मैं एमसीक्यू कराऊंगा पूरे पेपर का, ठीक है। बट चैप्टर वाइज भी हर एक चैप्टर के 30, 40, 50 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। सो बिकॉज एमसीक्यू बहुत स्कोरिंग इसमें कटने का कुछ है नहीं, मार्क्स फुल मार्क्स मिलते हैं, सही होते, ठीक है। एंड और साथ में एग्जामिनेशन क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो भी चलेंगे आपके, ठीक है। और लास्ट जो आपके एग्जामिनेशन नवंबर 23 जो हुए हैं वहां तक के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड अगला एग्जाम जो होगा आपका मई 24 में, ऑब्वियसली आपका बैच तब तक चलता रहेगा, तो मैं वो जब एग्जाम हो जाएंगे तो उसके भी पेपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऑब्वियसली तो उसके बाद की बात है, क्लियर। देखिए जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो कि मैंने अभी आपको बताया 70 मार्क्स सब्जेक्टिव and 30 marks objective, or you can say MCQ, multiple choice questions and no negative marking. बेचारे न्यू सिलेबस में जो फाउंडेशन में बच्चे जो हैं वो भी बैच मेरा चल ही रहा है, आपकी क्लास का उन्हीं की मेरी क्लास है 3.5 से, उनका 100 नंबर का लॉ का पेपर हो गया, कोई एमसीक्यू नहीं है कोई एमसीक्यू नहीं, पूरा 100 नंबर का लॉ का पेपर हो गया। तो मैं उनको शुरू से थोड़ा सा टाइट करके रखा, बेटा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, पूरा 100 नंबर का पेपर है, क्योंकि पहले वाले बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश के भरोसे भी चलते थे, ठीक है। देखिए क्योंकि एमसीक्यू भी नहीं है, वो भी एक चैलेंज है। पेपर आपका सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किया है, आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके हिसाब से 2 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट 1 ऑफ द पेपर एंड पार्ट 2 ऑफ द पेपर, नोट कर लीजिएगा, पार्ट 1 ऑफ द पेपर एंड पार्ट 2 ऑफ द पेपर। पार्ट 1 ऑफ द पेपर, क्योंकि पूरे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, बेसिकली पार्ट 1 इज कॉर्पोरेट लॉज and part 2 is other laws, and that's why पेपर का ओवरऑल नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एंड पार्ट 1 में जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उसमें 2 लॉ हैं, एक है आपका कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, कॉर्पोरेट मींस लॉज रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है। एंड एक कंपनी लॉ है, दूसरा एक आपका एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ, जो आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा सा पढ़ा है। वैसे तो कंपनी लॉ भी आपने फाउंडेशन में थोड़ा सा पढ़ा है, बट फाउंडेशन में कंपनी लॉ का आपने खाली ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर नहीं देखी है। हाँ, इट वॉज ओनली ट्रेलर, और इंटर में भी पूरी पिक्चर नहीं, आपको इंटर में आप इंटरवल तक देखेंगे, इंटरवल की पिक्चर बाद की पिक्चर आप फाइनल में देखेंगे। तो 3 चीजें हो गई, कंपनी लॉ में ट्रेलर फाउंडेशन में देख लिया, पिक्चर क्या बोलते हैं मध्यांतर से पहले, मतलब इंटरवल से पहले आप अभी पढ़ेंगे इंटर में, और मध्यांतर के बाद की चीजें कब पढ़ेंगे, फाइनल में। तो कंपनी लॉ तो तीनों स्टेज पे दे रखा है। मैंने पहले बताया ये बहुत वास्ट लॉ है, वेरी वास्ट लॉ। तो ओवरऑल पार्ट 1 इज कॉर्पोरेट लॉ, और बेसिकली इसके अंदर 2 चीजें, कंपनी लॉ और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसलिए कई बार पार्ट 1 को ऐसे ही बोलते हैं कंपनी लॉ एंड एलएलपी लॉ, कंपनी लॉ एंड एलएलपी लॉ, ठीक है। बट उसमें मेजर कंपनी लॉ एलएलपी लॉ बहुत छोटा सा पोर्शन है, मैं बता देता हूं क्या है इसके अंदर। पार्ट 1 दैट इज द कॉर्पोरेट लॉ एंड विच हैज बेसिकली 2 लॉज कवर्ड, कंपनी लॉ एंड द एलएलपी लॉ। अब कंपनी लॉ में जो कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करते हैं,
अब मैं यहाँ पे, ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया, इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या देखिए। सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013, आपको याद होगा थोड़ा सा फाउंडेशन में आपने पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 29, एकदम नहीं भूलना भाई, ठीक है। कितने हैं? 21। ऑल्दो मैं इंटर में भी सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं कंपनी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं ऑन दिस एजम्पशन की फाउंडेशन में आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, याद है नहीं है, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2030 टोटल 29 चैप्टर्स हैं। आपके फाउंडेशन से पहले 10 सेक्शन सिलेबस में थे, फर्स्ट 10 सेक्शन, दैट वाज ओनली। एंड टोटल आपको कंपनीज एक्ट में जानते हैं 470 सेक्शन, 470 सेक्शन। तो आपके इंटर में जो कंपनीज एक्ट में सिलेबस में है, दैट इज द चैप्टर्स 1 to 10, पहले 10 चैप्टर है। एंड जिसमें सेक्शंस आपके कवर होंगे सेक्शंस 1 to 148। टोटल एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कंटेनिंग हाउ मेनी सेक्शन? 470 सेक्शन। तो पहले तो 10 चैप्टर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 1। पहला चैप्टर जो चैप्टर 1, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 and 2। चैप्टर 2 में 3 से लेकर 22 तक है, वो सब मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। टोटल चैप्टर्स 1 to 2, फर्स्ट 10 चैप्टर्स मैंने बताया ना। अब इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो कहाँ के? सीए फाइनल में। कहाँ है? सीए फाइनल में। इज इट ओके? एंड इसमें सेक्शंस कौन से हैं? 1 to 148। तो मतलब सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स, 149 चैप्टर 11 स्टार्ट होता है, वो आपके फाइनल में पढ़ेंगे आप। और थोड़ा सा टेक्निकल उसमें डायरेक्टर्स वगैरह आ जाता है, वो सीए फाइनल में पढ़ेंगे। नंबर 2, इन्होंने कंपनी जाके एक चीज और इसके अंदर डाल दी है, ओनली 1 चैप्टर। कंपनीज एक्ट 2013, ओनली 1 चैप्टर, चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22। मतलब पहले 10 तो एक साथ मैंने बता दिया आपको, ये हम एक साथ पढ़ेंगे 1 to 10, इसमें काफी टाइम लगेगा। एक चैप्टर 22, इसमें जो सेक्शंस हैं 379 to 393A, 379 to 393A। 393 के बाद 393A अमेंडमेंट से सेक्शन ऐड हुआ, नंबर से पता लग रहा है। 393 और 394 के बीच में एक नया सेक्शन ऐड होगा, 393A। एक्चुअली ये चैप्टर 22 क्या है? आपको याद होगा फाउंडेशन में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 2 क्लॉज 42, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई एंड विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और कंडक्ट सम बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर 22 है। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज, या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे ही बोलते हैं। चैप्टर का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेट, बेसिकली फॉरेन कंपनी, वही सेक्शन 2 क्लॉज 42। उसके बारे में डिटेल में वहां तो आपने खाली डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 42, बट उससे रिलेटेड की अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करती है तो क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, वो सब प्रोविजन कहां से रखे हैं? चैप्टर नंबर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आपके सिलेबस में। ये क्यों सिलेबस में रखा गया सर, मैं रीजन में बता दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो कंपनी जाके देखा जाए पहले 10 चैप्टर्स, देन चैप्टर नंबर 22 दैट डील्स विद द फॉरेन कंपनी, जिसकी आपने डेफिनेशन खाली फाउंडेशन में पढ़ी थी। यहाँ डेफिनेशन से लेके सब कुछ सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ऑल द प्रोविजंस गिवन द चैप्टर नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट आर द सेक्शन नंबर? 379 to 393। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक आप देखते कोई ज्यादा सेक्शन नहीं, 5-6 सेक्शन से, कोई नॉट मच। क्लियर है? फिर आप पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP एक्ट। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन फाउंडेशन में भी अगेन ओवरव्यू था, यहां थोड़ा डिटेल में। तो ये 3 ही टॉपिक हैं आपके पार्ट 1 में, लेकिन मैंने वैसे टॉपिक लिखे यहाँ पे कंपनी जाके 10 चैप्टर मैंने एक साथ लिख दिए। तो ये कहने के लिए एक टॉपिक है, बट इसके अंदर ही कम से कम 100 घंटे लगेंगे, और सबसे बड़ा पार्ट यही है पूरे पेपर का।
इट विल टेक अराउंड 100 आवर्स, मतलब 2-2 घंटे के 50 लेक्चर कम से कम, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ये कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, तो कहने के लिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, बट वो बहुत बड़ा पोर्शन है। अच्छा प्लीज 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 देखिए, पार्ट वो सब हमें करना है, आप उसकी टेंशन, आप मैंने बताया जो प्रोसेस आपको बताया दिया, जो सिस्टम बताया, उसको बस फॉलो करते जाओ, क्योंकि मुझे अभी पता है कि एंड क्या हुआ, आपको नहीं पता है। तो मैं थोड़ी कोई पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो एंड अभी भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता, बस आपको जो चीज़ बताया जा रहा है उसको फॉलो। याद है फाउंडेशन में भी बहुत बच्चे शुरू में बहुत घबराते थे, सर क्या लॉ क्या ऐसे, लेकिन राइट प्रोसेस जिसने फॉलो किया उसको धीरे 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 बहुत कंफर्ट आ गया होगा। तो आप राइट प्रोसेस को फॉलो करो, जो प्रोसेस बताया जा रहा है, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। देखिए पार्ट 1 इट हैज गॉट द वेटेज ऑफ 70 मार्क्स। और इसके अंदर जो टॉपिक हैं, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 चैप्टर 1 to 10 मैंने बताया, देन कंपनीज एक्ट 2013 अगेन उसका चैप्टर नंबर 22 फॉरेन कंपनीज एंड एक एलएलपी एक्ट। क्लियर? और मेरी जो समझ है, करीब करीब ये समझ लीजिए 70 नंबर में करीब 55 नंबर आपके इसके होंगे, और एक मुझे लगता है फॉरेन कंपनी में 5-6 नंबर का जो पूछ ले, और 10 नंबर मुझे लगता है एलएलपी एक्ट, 70 नंबर इस तरीके से होगा। और क्योंकि कुछ चॉइस क्वेश्चन भी होंगे तो क्वेश्चन 70 ही नंबर के होंगे, ज़्यादा भी होंगे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा आपका। हो सकता है कंपनीज एक्ट वाले पहले फर्स्ट टाइम चैप्टर से 60 नंबर का आ जाए, कुछ चॉइस क्वेश्चन भी हो तो नंबर ऑफ, जैसे फाउंडेशन में 60 नंबर का लॉ, लेकिन क्वेश्चन 72 मार्क्स का आते थे। एक ब्रॉडली मैं बताया कि तो आप देख लो 70 में 55 नंबर यही है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ना। नाउ कमिंग टू द अदर लॉस पार्ट, देखिए पार्ट 2 other laws, this has got the weightage of 30 marks। ठीक है, इसमें भी 3 टॉपिक, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब देख रहे हैं इस टॉपिक के नाम में कोई एक्ट नहीं आ रहा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट पहले 10 चैप्टर, कंपनीज एक्ट चैप्टर 22, एलएलपी एक्ट, ये कोई एक्ट का नाम नहीं है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स एक्ट्स को बोलते हैं, जो रिटेल लॉ जो एक्ट्स होते हैं, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब स्टैट्यूट्स हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब उनको कैसे समझना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसका मीनिंग निकालना है जो लिखा हुआ उन स्टैट्यूट्स में। तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स और सिद्धांत होते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिस चैप्टर द कंटेंट्स आर ऑल द रूल्स और प्रिंसिपल वन हैज टू अप्लाई फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज, तो क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले हमें यही चैप्टर पढ़ना चाहिए? हाँ या ना? कि उसके बाद हम कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो जो रूल्स और प्रिंसिपल दे रखे हैं, हम उनका इस्तेमाल करके उन लॉज को बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सुनो। एंड इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई एक्ट नहीं है, दिस इज अ टॉपिक वेयर वी डिस्कस अबाउट ऑल द रूल्स और प्रिंसिपल। अगर याद हो, कभी मैंने फाउंडेशन में भी इस टॉपिक के बारे में हल्का सा कभी जिक्र किया होगा, ये टॉपिक फाउंडेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा लॉ पढ़ता है, लॉ की उसे पता ही नहीं कि लॉ पढ़ना कैसे है, क्या क्या सिद्धांत लगते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल लगते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बताइए किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन के रूल्स नहीं पता, भाई कोई छोटा बच्चा है, मैं आपके सामने लिखूँ 2 into 5, आपको समझ, मैंने लिख दिया 10, आपको समझ आया, क्यों समझ आ गया? कोई मैंने एक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया और आपने वो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के समझा, मैंने अप्लाई करके लिखा, आपने समझा उस रूल्स को, आप समझ गए। लेकिन जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, क्या समझ जाएगा? तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन करने पहले रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, लॉ पढ़ने से पहले लॉ पढ़ना कैसे, उसे क्या सिद्धांत है, क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, वो सब इस चैप्टर के अंदर आते हैं। इसलिए उस पॉइंट, ये कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, आज मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। नंबर 2, दैट इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। क्लियर?
इस एक्ट में क्या है, नाम से पता अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो, अच्छा जो नॉर्मली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं किसी भी एक्ट में, क्या वो डेफिनेशंस जनरल डेफिनेशन होती है पूरे एक्ट के लिए होती है? तो वो तो एक पर्टिकुलर एक्ट की बात है। मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बट एक ब्रीफ आपको पहले ओवरव्यू देता हूं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या है, इस लॉ का क्या यूज है मैं बताता हूं आपको। ये है क्या, खाली इसका नेचर समझिएगा। इफ वी आर स्टडिंग एनी लॉ एंड वहां पे कोई टर्म या एक्सप्रेशन यूज हुआ है, बट द टर्म और एक्सप्रेशन है नॉट बीन डिफाइंड इन दैट एक्ट, उस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। अगर उस एक्ट में डिफाइंड है तो फिर हम तो फिर इसका मतलब नहीं है, बट वो यूज हो रहा बट डिफाइंड नहीं वहां पे। बट इफ इट बी डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट, then we have to take the help of this definition given under the general clauses act। तो इसका मतलब क्या, ये लॉ भी एक सपोर्टिंग लॉ है? हाँ या ना, कि जितने भी लॉज पढ़ते हैं और वहां पे अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन यूज हो रहा है बट नॉट डिफाइंड देयर, यूज तो हो रहा है बट उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी, और उसको यहां पे डिफाइन अगर कर रखा अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट, कैन आई टेक द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, यस और नो? ये इसीलिए एक्ट बना रखा है, इसीलिए एक्ट बना रखा है। तो क्या ये एक्ट अपने आप में बाकी एक्ट्स को, बाकी लॉज को क्या सपोर्ट करता है, यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लॉ है जिसके बारे में हम फाउंडेशन में कई बार ऐसे बीच में जो उसका रेफरेंस आता था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा। ठीक है, ठंड के मौसम में लगाते हो ना टोपा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा का पूरा, आपने एक एक्ट पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट किससे डील करता है? मूवल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवल प्रॉपर्टी। और उसका उल्टा है ट्रांसफर ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवल प्रॉपर्टी लेकिन कार हो गई, कपड़े हो गए, कोई भी शॉपिंग में मार्केट में सब मूवल प्रॉपर्टी है। लेकिन आपको फ्लैट, लैंड, कोई मकान बेच रहे हैं, सब क्या है? इमूवल प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा लॉ है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इमोल प्रॉपर्टी वो टर्म उस एक्ट में कितनी बार यूज, पूरा एक्ट उससे रिलेटेड है। बट इट्स अ वेरी आयरोनिकल सिचुएशन कि सब उस वो एक्ट पूरा इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट उस एक्ट के अंदर इमोल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं है। एंड द सेम टर्म इट डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो इमोल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीनिंग कहां से उठाते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो क्या ये एक्ट सपोर्ट कर रहा है अदर लॉज को? तो ऐसे ही जितने भी एक्ट्स हैं हिंदुस्तान में, एनी लॉ and if any term expression is used there but not defined there, अगर वहां डिफाइंड है फिर इसका कोई यूज नहीं है, बट नॉट डिफाइंड हियर एंड इट डिफाइंड हियर, इन दैट केस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये भी अपने आप एक सपोर्टिंग लॉ है टू ऑल अदर लॉज। इज दैट ओके? समझ आ रहा है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसमें एक सिद्धांत, कुछ तो डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, नॉर्मली जो डेफिनेशन होती है एक एक्ट में सेक्शन 2 में, क्या सेक्शन के बाद सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है? पिटाई करूंगा सेक्शन 2 में। तब बताया था डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है उसमें सेक्शन के बाद सीधा क्या आता है? क्लॉज आता है। आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2, क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनो, कितनी बार बताया था कि सेक्शन 2 में कभी सब सेक्शन नहीं आता, सीधा। अच्छा, वो डेफिनेशन है, वो तो उस पर्टिकुलर एक्ट की जनरल डेफिनेशन है। यहां पे पर्टिकुलर एक्ट की जनरल डेफिनेशन फॉर ऑल द एक्ट्स। जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो डेफिनेशन है, क्या एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए? फॉर ऑल द एक्ट्स, फॉर ऑल द एक्ट्स। और वो डेफिनेशन किस फॉर्म में होती है? सब सेक्शन, क्लॉज के फॉर्म में? क्लॉज के फॉर्म में, सेक्शन देन क्लॉज। देखो एक्ट का नाम ही क्या है? एक्ट का नाम ही क्या है? जनरल क्लॉज। जनरल डेफिनेशन है क्लॉजेज के फॉर्म में। एक्ट का नाम ही क्या रखा हुआ है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। मतलब बेसिकली क्लॉजेज के फॉर्म में डेफिनेशन है और जनरल डेफिनेशन है फॉर ऑल द लॉज। हाँ, जहां जहां आपको मिसिंग है, अगर उन टर्म की अगर डिफाइन किया हुआ तब नहीं करोगे आप, वो तो स्पेसिफिक उस एक्ट में दे रखी है, फिर आप जनरल क्यों यूज करोगे? अगर स्पेसिफिक कुछ दे ही नहीं रखा उस एक्ट में, क्या होगा? वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ जनरल डेफिनेशन। और डेफिनेशन जो होती है क्लॉजेज के फॉर्म में, इस एक्ट का नाम क्या पड़ेगा? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। क्लियर है? तो ये क्या पहला जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है? इसको बिना समझे हुए पढ़े हुए हमें कोई भी लॉ पढ़ने में दिक्कत आती है, हाँ या ना? क्या ये दूसरा लॉ भी एक कॉमन लॉ है जो सपोर्टिंग लॉ टू ऑल अदर लॉज? ये सुनो, इसे कई बार इसके लिए बोलते हैं इट्स अ लॉ फॉर ऑल लॉज। इट्स अ लॉ फॉर ऑल लॉज। बाकी सारे लॉज के लिए एक लॉ है।
क्योंकि जितने भी लॉज पढ़ते हैं उसमें जहां जहां कोई टर्म एक्सप्रेशन आ रहा है बट नॉट डिफाइंड देयर और यहाँ डिफाइंड है, वी आर टेकिंग द हेल्प, सो इट इज एक्टिंग एज अ लॉ फॉर ऑल अदर लॉज। इसलिए कई बार इसको बोलते हैं इट्स अ लॉ फॉर ऑल लॉज। मैं बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा, बट आप प्रॉपर्टी का नाम सुन रहे हैं पहली बार तो आपको थोड़ा एक आइडिया तो नहीं क्या चीज है ये। इज इट ओके? कंपनी एक्ट में ऐसे होता है कि कंपनी एक्ट थोड़ा सा जानते हैं पहले से, फाउंडेशन एलएलपी एक्ट आपने पहले से फाउंडेशन पढ़ा है, तो मैं वो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो सब बताऊंगा ही, बट अभी कोई जो नई चीजें हैं जो आप पहली बार टर्म सुन रहे हैं, शुड बी ब्रॉडली अवेयर अबाउट दैट कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। इज दैट ओके? तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ब्रैकेट में शॉर्ट में बोलते हैं फेमा। पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इन शॉर्ट वी कॉल इट द फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। जो बच्चे पुराने, जो मेरे से पहले मोस्टली आपने से पढ़ चुके हैं, वो सबको पता है मेरे बारे में, ठीक है, कि मैं किस तरीके से डील करता हूं, उनको पता है, ठीक है। एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, एनी नंबर ऑफ डाउट्स। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा 2-4 क्लास लगेगी उनको कंफर्ट बनने में। देखिए क्या होता है, कोई भी नए आदमी से मिलते हैं, कई सारे आपके देखो बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन सोच उस दिन को याद करना, पहली बार जब उनसे मिले थे तो क्या एक दिन में क्लोजनेस हो गई थी? नहीं। तो हम एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, कोई भी कहीं पर भी आ देखिएगा। तो जो नए लोग हैं उनको मैं क्लियरली बोल दूं, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क द डाउट्स, जस्ट रेज योर हैंड कि सब मेरा ये बात समझ नहीं आई। डाउट्स के साथ घर वापस नहीं जाना है, कि डाउट्स के साथ घर वापस चले जाएंगे परेशान होंगे, फिर इससे पूछोगे उससे पूछोगे। अच्छा देखिए, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डोंट थिंक ही इज द बेस्ट सोर्स टू सॉल्व योर डाउट्स। फ्रेंड्स तो बात की बात है, ठीक है, अब वो आपके बराबर हैं, वो ठीक से आपको समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, तो बेटर है कि आप अपने कंसर्न टीचर से पूछिए, और सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है, डाउट्स के साथ वापस मत जाइए। गेट यू ऑल द डाउट्स क्लियर्ड। बाकी आपको हमारा एक नंबर भी शेयर होगा, डाउट नंबर, जिसपे आप डाउट्स वैसे भी क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, आफ्टर द क्लास का भी आपको लगता है आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, डाउट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेरी, ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ों को एकदम क्लियर करना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। ये 3 टॉपिक हैं अदर लॉज में, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एंड मैं थोड़ा सा फेमा के बारे में आपको ब्रीफली आपको बताता हूँ। देखिए ये जो लॉ है फेमा, ये क्या है, इसका नेचर क्या है, ये किस तरह की सिचुएशन के लिए लॉ बना हुआ है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन ले लीजिए, एनी ट्रांजैक्शन, अगर उस ट्रांजैक्शन में अगर इंटरनेशनल एंगल आ गया, अच्छा इंटरनेशनल एंगल क्या मतलब क्या होता है? जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो, उसमें एक पार्टी इंडिया में और एक पार्टी बाहर है, ये सुनो। तो एनी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई इंटरनेशनल एस्पेक्ट आ गया, तो वॉट एवर द लॉ विच अप्लाइज ऑन दैट ट्रांजैक्शन, दैट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, इन एडिशन टू दैट दिस विल अप्लाई। ये है इसका नेचर, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट आ गया, इंटरनेशनल एस्पेक्ट का मतलब है ट्रांजैक्टिंग पार्टी जो जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक इंडिया में और एक बाहर है किसी और कंट्री में, तो उस केस में आपको जो भी लॉस ट्रांजैक्शन में लगता है वो लगेगा, बट साथ में क्या लगेगा? क्या लगेगा? रिप्लेस नहीं कर, एडिशनल लॉ है, साथ में क्या लगेगा? तो कैसे थे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए अलग से एक और लॉ बना रखा, कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे बताइए, आप इंडिया में कहीं घूमने फिरने जाते हैं, अरे टूरिज्म के भी लॉज होते हैं, पता तो होगा, टूरिज्म के भी लॉज होते हैं, ठीक है, कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो आप विद इन इंडिया घूमने तो इंडियन टूरिज्म लॉज आप फॉलो करते हैं, अगर इंडिया के बाहर घूमने जाएंगे तो, अच्छा ये इंटरनेशनल एस्पेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? घूमने वाला यहाँ का और जा रहा कहाँ? बाहर, क्या इंटरनेशनल एंगल आ गया? तो मुझे बताइए इसके अंदर आपको इंडियन टूरिज्म लॉज के साथ साथ क्या लगेंगे? क्या लगेगा? कोई इंटरनेशनल एस्पेक्ट आ गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, इंडिया में कोई भी घूमने फिरने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से लोग पैसा खर्च करते हैं। कोई बंदा बोलता है हम घूमने गए, हमने 1 लाख खर्च किया, किसी बोलता 50,000 में हम घुमाए, कोई बोलता 5 लाख खर्च किया, कुछ भी कर सकते हैं आप,
दैट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर फैमिली। लेकिन आप इंडिया के बाहर जब जाएंगे तो क्या आपको इंडियन करेंसी में खर्च करोगे या फॉरेन करेंसी में? जैसे मान लिया इफ यू आर गोइंग टू यूएसए तो आपको यूएस डॉलर चाहिए, अब यूके जा रहे हैं तो पाउंड चाहिए, ये सुनो। अच्छा, ये आपको अनलिमिटेड नहीं मिलता है, इसकी लिमिट्स है, इसके लिमिट्स हैं। आप ये नहीं बोलिए मेरे पास बहुत पैसा मुझे अनलिमिटेड दो, यू कांट गेट इट। वाई? इंटरनेशनल एस्पेक्ट आ गया, फेमा लग रहा है। अब फेमा कंट्रोल करता है कि अच्छा तो ये आप इंडिया के इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ाओ आपने, इकोनॉमिक्स में बहुत चीज़ें से मैं रिलेट करके चीज़ों को बताता हूँ, तुम जानते हो मेरी आदत है, ठीक है, तभी जाके बात समझ आती, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हो कि कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक हेल्थ को देखना है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, ये सुनो, ग्रोथ रेट, बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं। उसमें एक एस्पेक्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सुना होगा, एक कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। अगर कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे तो इकोनॉमी इज गोइंग गुड, ठीक है, घट रहे हैं तो इसका इकोनॉमी इज इन बैड शेप, सुना होगा ये। अच्छा बताइए, अगर आप यूएस घूमने जा रहे हैं और आपको यूएस डॉलर, तो अगर आप बैंक से इंडियन रुपी दे के बदले में परचेज करना पड़ता है टू परचेज द फॉरेन करेंसी, तो आप इंडियन रुपी दे के बदले में यूएस डॉलर ले रहे हैं, तो जो यूएस डॉलर आपने लिया और वहां जाके आपने खर्च कर दिया यूएसए में, तो इसका तो अल्टीमेटली वो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसी से मिल रहा है ना आपको, और आप उसके ऊपर कोई लिमिट ना हो घूमने। अच्छा, एक दूसरी बात, आप जो ये फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हैं, क्या ये कोई प्रोडक्टिव यूज है या नॉन प्रोडक्टिव है? नॉन, घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव यूज थोड़ी है, वहां जाके आपने पैसा खर्च कर दिया। प्रोडक्टिव यूज करता है क्या होता है कि आप उससे यूज करके बाहर कोई बिजनेस सेटअप करेंगे, वो प्रोडक्टिव यूज है, ठीक है, बट आप घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उस पर अगर हम लिमिट नहीं लगाए और अनाप शनाप फॉरेन एक्सचेंज मिलने जाए फॉरेन, तो क्या इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर जाएगा? ये सुनो, और क्या उससे इंडियन इकोनॉमी में बैड इफेक्ट आएगा? दैट्स व्हाई देयर इज अ कंट्रोल। कोई बोले जी मेरे को तो बहुत, मैं तो और वो मेरा बहुत पैसे है, मेरे को तो जितना चाहिए नहीं मिलेगा, क्योंकि फेमा इज कंट्रोलिंग दिस थिंग, ठीक है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट आ गया। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। एक इंडियन कंपनी अपने शोल्डर्स को शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्लियर? मुझे बताइए क्या उसमें कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे? ऑब्वियसली लगेंगे, आप पढ़ेंगे भी। मैंने बताया पहले 10 चैप्टर जो आपके सिलेबस में पार्ट 1 में, उसमें चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड से रिलेटेड ही है, पूरा चैप्टर 8 ही डिविडेंड से रिलेटेड हम पढ़ेंगे डिटेल में। इस बार एक इंडियन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करेगी, वो सब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें आप सेक्शन 123 टू 127 पढ़ेंगे, क्लियर? अगर उस इंडियन कंपनी के क्या कुछ शेयर होल्डर बाहर के भी हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। अच्छा, मान लिया उस इंडियन कंपनी के कुछ शेयर होल्डर जो बाहर के, इंडिया के लिए बाहर रहते हैं, अच्छा उनको डिविडेंड इंडिया से बाहर जाएगा, डिविडेंड का पैसा, क्या इंटरनेशनल एंगल आ गया? आगे आगे नहीं आ गया? ये सुनो, हु इज पेइंग द डिविडेंड? इंडियन कंपनी। टू हुम? टू सम पीपल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्या इंटरनेशनल एंगल आ गया? क्या इसके अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा या फेमा भी लगेगा? फेमा, अच्छा खाली फेमा लगेगा, दोनों लगेगा? मैंने जो भी लॉ लगता है उस ट्रांजेक्शन को तो लगेगा ही, इन एडिशन टू दैट क्या लगेगा? फेमा। दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ। एक बार एक बच्चे से इंटरव्यू में पूछ लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ फेमा एंड टेल मी समथिंग अबाउट फेमा। जवाब नहीं। क्यों? ऐसा तो क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता, आपका भी नहीं आएगा। एग्जाम में क्या था? डिफाइन दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, प्रोविजन किसी को पूछ लिए, एप्लीकेशन पूछ लिया। लेकिन जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले समझो तो सही टॉपिक हम क्या है। अब फेमा पढ़ रहे हैं, लोग ये नहीं पता फेमा का यूज क्या है। अच्छा ये बताया, आज मुझे बताइए, आज विद द यू नो दैट 1991 इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अच्छा बोलते ना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या उससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कम हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं? हर चीज में। आज जिसको देखो मुंह उठा के बाहर घूमने जा रहा है, हाँ है कि नहीं? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भाई साहब मलेशिया पहुंचा हुआ है, कोई सिंगापुर पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पहुंचा है, कोई दुबई, कोई बैंकॉक, दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं। पहले थोड़ी ऐसे कोई फॉरेन ट्रिप्स होते थे, अपने पेरेंट्स से पूछना कि ऐसे कोई फॉरेन ट्रिप होते थे। अभी देखो तो एक्चुअली चीजें क्या, बिजनेस में से बाहर वाली कंपनियां इंडिया में आ रही है, इंडिया वाली बाहर जा रही है, इतने सारे आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अच्छा, मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, क्या फेमा का यूज मोर एंड मोर? यस और नो? और आज आप जिस इकोनॉमी में काम करने जा रहे हैं, कल के दिन जब से आप सीए बनेंगे या आर्टिकलशिप में भी जब जाएंगे इंटर पास होने के बाद, तो क्या आपको जो भी काम देखेंगे क्या उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स होंगे?
और उसमें क्या लगेगा, फेमा भी लगेगा इन एडिशन टू द इंडियन अदर लॉज जो लगते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए आपको इंटर में थोड़ा सा फेमा भी पढ़वाया जा रहा है। रीजन है इसके पीछे क्यों इन्होंने अभी तक ओल्ड सिलेबस में इंटर में नहीं था ये, तो न्यू सिलेबस क्यों डाला है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लगी है। और आप आर्टिकलशिप में भी जाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जिस भी बॉस के अंडर आप काम करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, कोई फेमा की आपको एबीसीडी नहीं पता। इसलिए नो, हाँ फेमा भी आपके सिर्फ मेन चीजें रखी गई इंटर में बहुत डिटेल में, कोई ये अपने आप में बहुत टेक्निकल लॉ है, इट्स नॉट इजी लॉ, इसलिए इसको सब बहुत लाभ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एकदम धीरे देखोगे, अभी मैं फेमा स्टार्ट कर लूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फेमा टेक्निकल, लेकिन आपके सिलेबस में इंटर में बस थोड़ी सी चीजें रखी गई हैं, एक ब्रॉड जिसे एक आइडिया लग जाए एंड, लेकिन हाँ ठीक है, इससे आप कोई ट्रांजेक्शन देखें तो आपको समझ आएगा, ठीक है। डिटेलिंग और ज्यादा डिटेल में आपके सीए फाइनल में, फेमा सीए फाइनल में दोबारा आएगा आपको, एंड वहां और बहुत डिटेल में आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इतना जरूर है कि आप कोई ट्रांजेक्शन देखेंगे, आप जब प्रैक्टिकल से में ऑल दैट, तो आपको एक समझ आएगी सब ट्रांजेक्शन में फेमा के कौन कौन से प्रोविजन कैसे अप्लाई हुए। इज दैट ओके विद एवरीवन? इस कारण से इन्होंने फेमा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अभी तो ओल्ड सिलेबस में फेमा नहीं था। तो ये 30 मार्क्स का आपका, ठीक है, 3 टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, तो ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 में आपने फॉरेन कंपनी पढ़ा है, तो बाहर की एक कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है, क्या इसमें भी इंटरनेशनल एंगल है? हाँ या ना? तो क्या उस पर भी फेमा लगता होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा सब चैप्टर 22 क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, इसको, ये जो प्रोविजन है इसको बिना फेमा के आप समझ नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने ये भी डाल दिया और फेमा भी डाल दिया है। और ये इसलिए डाल दिया है कि जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जो बाहरी कंपनी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप कर रखी है और आपको उसके प्रोविजन नहीं पता, तो आप कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे। और प्लस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं, फेमा लग रहा है उसके, और इस पर भी फेमा लगता है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी फेमा लगता है। फेमा खाली इसी कॉन्टेक्स्ट में, पता है, एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बट इसमें दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द इंटरनेशनल एस्पेक्ट, इस पर भी फेमा लगता है। इज दैट ओके? तो ये मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया। अच्छा, अब आपका जो पेपर स्ट्रक्चर होगा, मैंने बताया 70 मार्क्स का क्या है सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का क्या है एमसीक्यू। तो आपका पेपर बनता कैसे है? अभी वैसे न्यू सिलेबस का पहले पेपर अभी कमिंग May 24 में, आपका तो नवंबर 24 अटेम्प्ट है, बट पहले सिलेबस के अभी तक पेपर हुए नहीं है, फर्स्ट अभी होंगे May 24 में। एंड क्या पेपर का स्ट्रक्चर होगा तो पहला देख, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे, क्योंकि इस पेपर में ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में 70-30 का रेशियो पहले भी था, तो मेरे को लगता है इस पेपर में वैसा ही रहेगा जैसे ओल्ड सिलेबस में होता था। एंड मेरी समझ उसके हिसाब से पेपर स्ट्रक्चर ऐसा होगा आपका, पार्ट ए ऑफ द पेपर एमसीक्यू होगा 30 मार्क्स, क्लियर? और इसमें करीब 23-24 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, कुछ एक 2-3-4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के भी होते हैं, जो ज्यादा टेक्निकल एमसीक्यू होगा 2 नंबर के भी देते हैं कई बार ये। तो अराउंड 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 30 नंबर का, लेकिन करीब 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। अभी तक ऐसा होता रहा था, अब न्यू सिलेबस में पहला पेपर मई, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, तब तक तो हमारा बैच चलता ही रहेगा। एग्जाम तो May फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। हाँ, इलेक्शंस वगैरह की वजह से हो सकता है थोड़े इस बार May वाले एग्जाम हो सकता है 15-20 दिन पोस्टपोन भी हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। अब बताओ, जनरल इलेक्शंस आर ड्यू इन द मंथ ऑफ May। पार्ट ए एमसीक्यू 30 मार्क्स। अच्छा, ये तो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू होगा ना, ये पूरा इकट्ठा होगा। ये आप मुझे बताइए, जो ये ऊपर मैंने डिस्कस किया है कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का, इसमें से भी 70% क्या होगा सब्जेक्टिव और 30% क्या होगा ऑब्जेक्टिव। और ये जो 30 मार्क्स का, इसमें भी क्या होगा 70% सब्जेक्टिव एंड 30% एमसीक्यू। तो मुझे 30 नंबर का जो एमसीक्यू पूरा पार्ट ए होगा पेपर में, इसमें क्या, अच्छा पहला पार्ट कॉर्पोरेट लॉ कितने मार्क्स का है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का 30% कितना हुआ 21 मार्क्स। इस 21 मार्क्स के एमसीक्यू कहां से होंगे कॉर्पोरेट लॉ से, सीएल। और दूसरा पार्ट क्या था 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का 30% 9 मार्क्स, तो 9 मार्क्स के आपके एमसीक्यू कहां से होंगे अदर लॉस। लेकिन इकट्ठा 30 नंबर का आएगा ये, लेकिन उसमें अपने आप ही उन्होंने ध्यान रखा होता है कि 9 नंबर के एमसीक्यू कहां से पूछे, और इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसा नहीं होता इसमें। इसका टोटल 30 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट ए, उसमें 21 मार्क्स के एमसीक्यू कहां से होंगे कॉर्पोरेट लॉ, जो पहला 70 मार्क्स का जो पोर्शन है,
और दूसरा 9 मार्क्स का आंसर होंगे फ्रॉम अदर लॉस। इज दैट ओके? पार्ट बी ऑफ द पेपर, that will be subjective. $70 मार्क्स होगा। अगेन यहां भी वैसे ही पहला पार्ट जो था कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का था, उसका 70% 49, तो 49 मार्क्स कहां से होगा? कॉर्पोरेट लॉ से। और दूसरा पार्ट 30 मार्क्स अदर लॉस, उसका 70% 21, इसका मतलब 21 मार्क्स अदर लॉस। तो सब्जेक्टिव 49 प्लस 21 70 मार्क्स हो गया, और 21 प्लस 9 30। वो कंफ्यूज मत होना, ये 30 यहां भी आ रहा है, ऊपर भी 30 हुआ है। वो चीज पेपर का जो सिलेबस 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, और पेपर के भी 2 पार्ट जो कर रखे हैं वो क्या है? कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का, अदर लॉस का। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कि सेम फिगर होती है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। मैं दोनों तरीके से बताया है। अच्छा, ऊपर जो बताया क्या बताया मैंने? सिलेबस बताया 70-30। ये सुनो, अब क्या बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है एग्जाम में, वो बता रहा हूँ। इज दैट ओके? लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इज दैट ओके? ये नहीं कि सब अलग अलग आएंगे, सब कॉर्पोरेट लॉ का पोर्शन अलग होगा, पूरा 70 नंबर का, 30 नंबर, ऐसा नहीं होता। सारे एमसीक्यू एक साथ, सारे सब्जेक्ट एक साथ। समझ में आ रहा है ये बात? ये अच्छा, इसके अंदर एमसीक्यू में तो कोई चॉइस होती नहीं है। पार्ट बी में मैं बता दूं क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 1 होगा 19 मार्क्स का, पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली 3-4 पार्ट्स होंगे। पूरा क्वेश्चन नंबर 19 मार्क्स का होगा, कंपलसरी क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 19 मार्क्स कंपलसरी। इसके कम से कम 3-4 पार्ट्स होंगे आपके, ठीक है? हाँ हाँ, पार्ट 1 की तो बात, पार्ट 1 में क्या बताऊं मैं? उसमें तो मैंने 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन एक नंबर को, कुछ समझ लिया 20 क्वेश्चन एक ही नंबर को, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर को, 30 नंबर हो गए। कोई चॉइस नहीं वहां पे। ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और होंगे 2, 3, 4, 5, 17 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे, मैं फुल क्वेश्चन बता रहा हूं। एंड यहां पे यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, एक चॉइस है। एनी 3, 4 है ना, 2, 3, 4, 5, एक छोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी 19 मार्क्स का, 17 मार्क्स ईच, एनी 3, एक चॉइस है। 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन है, कोई 3 करने हैं। अच्छा, 17 मार्क्स इंटू 3, 51 मार्क्स हो गया। पहला क्वेश्चन 19 कंपलसरी, ये 51, ठीक है? 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल कितना होगा? 70 मार्क्स। पार्ट बी जो सब्जेक्टिव 70 मार्क्स का, और पार्ट 1 जो एमसीक्यू है मैंने बताया, उसमें करीब 25 क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए मोटा मोटा। 20 क्वेश्चन एक ही नंबर के होंगे, और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 25 क्वेश्चन रफली, एक मोटा मोटा 30 आपका नंबर का। उसमें चॉइस कुछ नहीं होती एमसीक्यू में। क्या लेंदी है किसमें? एमसीक्यू भाई, लिखना थोड़ी है। उसमें कितना टाइम लगना है एमसीक्यू में? ठीक है, मैंने हर तरीके से बता दिया पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सिलेबस इंस्टीट्यूट ने कैसे डिजाइन किया है, और एग्जाम में जो पेपर आता है मैंने वो पैटर्न भी आपको बता दिया है। इज इट ओके? क्लियर है? किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन आया कि सर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड फेमा, तो फेमा विल प्रिवेल। बेटा अभी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह पे सब चीजें अभी अभी जल्दी जल्दी मत भागो, ठीक है? आराम आराम से, ठीक है? हाँ, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना, एक स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकते इसका, ठीक है? अच्छा बिफोर, अच्छा एक चीज और देखिए, आपके जो सिलेबस में टॉपिक देखा जाए, ब्रॉडली मैंने 3 टॉपिक, 3 और 3 6 टॉपिक बना दिए। 3 इधर बना दिए, 3 उधर बना दिए, ठीक है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कंपनीज एक्ट चैप्टर 1 to 10। ये स्टार्ट करें तो 1 से लेकर 10 तक हम लगातार एक साथ ही पढ़ेंगे, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये हम फेमा के साथ पढ़ेंगे, फेमा और साथ में ये,
ये थोड़ा सा बचा खुचा हिसाब किताब है, LLP एक्ट, ठीक है, लास्ट का। तो हमारे पास ऑप्शन फेमा भी पढ़ नहीं सकते वो बाद में, तो बच्चा क्या ऑप्शन हमारे पास, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट। और वैसे भी मैंने बताया ये सपोर्टिंग लॉज है फॉर ऑल अदर लॉ, तो सबसे पहले हमें यही पढ़ने चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, आपको जो बुक दी है इसमें से भी 2 टॉपिक दिए हैं। इसमें आप देखोगे अपने बुक में, देखो इंडेक्स देखिए, एक इंटरप्रिटेशन और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक। तो हमारा टारगेट ये है कि रिजल्ट से पहले करीब ये दोनों टॉपिक मिला के करीब 12 एक लेक्चर लगेंगे। तो रिजल्ट से पहले हम ये करते हैं, और रिजल्ट के बाद हम कंपनी एक्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 to 10। क्योंकि अभी मैंने कंपनी एक्ट स्टार्ट कर दिया, कुछ बच्चे वाले रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते तो उनके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो सारा इंटर रिलेटेड है। और जो बच्चा उस समय आएगा तो उनको बोलेंगे सब ये 2 चैप्टर की जो रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी होगी वो आप वहां से पढ़ना शुरू कर दो। तो इसलिए हम ये 2 चैप्टर के अभी नोट, और आपको फाइनल जो बुक मिलेगी आफ्टर द रिजल्ट उसके अंदर ये दोनों चैप्टर भी मेंशन हो गए, अलग से भी ये दे रहा है, ये फिलहाल अभी पढ़ने के लिए जस्ट बिफोर द रिजल्ट, ठीक है। इज इट ओके? तो हमारा टारगेट, क्योंकि कंपनी जैक शुरू नहीं कर सकता, फेमा शुरू नहीं कर सकता, और वैसे भी लॉजिकली सबसे पहले यही टॉपिक पढ़नी चाहिए। इज इट ओके? अच्छा, मैं टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक 10 फरवरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट का आपका, 10 फरवरी का एज पर रिजल्ट एक्सपेक्टेड। हाँ मतलब जो भी, तो मैं उस समय तक हमारी 12 लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे। अच्छा, मैं इंटरप्रिटेशन ऑनलाइन वालों का बुक नहीं है बेटा, आ जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। एंड आई थिंक आपकी सॉफ्ट कॉपी डाल रखी है उसके अंदर, पूछ लीजिए, आ जाएगी, कोई बात नहीं। वैसे भी आज कोई खास किताब की जरूरत नहीं है आपको, देखिए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स, थोड़ा सा 15-20 मिनट में एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए हैं, जो कभी मेरे से पहले नहीं पढ़े, और जो पहले से पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उनको भी नालायकों ने भूल गया होगा बहुत सारे, ठीक है। हाँ, बीच में अभी तो एग्जाम दिए थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट मारा, ठीक है, कहीं गायब हो गई चीजें। हाँ, कहानी याद है तो तुम, फिर तो बच्चे, वो बाकी बच्चे समझेंगे तो कहानी सुनाते हैं, ये मतलब खाली कहानी याद है, बताओ। अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करा रहा है, बताओ। ये वाली जो बुक है इसकी सॉफ्ट कॉपी उस पर डाल दो, जो, हाँ नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वो बच्चे कुछ जो ऑनलाइन वाले हैं उनको मिली नहीं शायद, तो देख लेंगे। क्योंकि आप इतना लॉ पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा सा लॉज के बारे में जनरल बात करते हैं, और फिर हम आएंगे टॉपिक पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स पे। अच्छा, हमारे कंट्री के ब्रॉडली 3 पिलर्स बोलते हैं, आप सबने सुना होगा। एक बोलते हैं लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा, लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक द लॉ। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। इसीलिए लॉज को हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, जब कंपनीज एक्ट, कई बार कंपनी लेजिस्लेशन भी बोल देते हैं। यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी टर्म। क्या होता है, जब आप कुछ लिमिटेड ही टर्मिनोलॉजी आपने सुनी हुई है और कुछ नई टर्मिनोलॉजी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी की, सब ये भी बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तो कुछ कैसे भी यूज करें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। इस लॉज को लेजिस्लेचर से बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। इस लॉज को हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। अच्छा, जब लॉ बन जाते हैं, लेजिस्लेचर ने बना दिया, तो क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन भी तो होगी, है ना? तो उस इंप्लीमेंटेशन और इसको एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। हमने बोलते हैं एक डिसीजन ले लिया गया, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन भी तो होगी। ये सुनो, तो उसी तरीके से एक लॉ बन गया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एंड एग्जीक्यूटिव काम क्या है? क्या काम है? टू एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज। जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए उसको एग्जीक्यूट करना, उसे इंप्लीमेंट करना। देखो नाम भी उसके हिसाब से लगा, एग्जीक्यूटिव।
टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट द लॉस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको हर लॉ में देखना, कंपनी एक्ट पढ़ोगे, एलएलबी एक्ट कोई भी पढ़ो, फेमस, सब जगह यूज आएंगी सब चीजें। थर्ड इज दैट इज द, आपको एक बात हैरानी होगी ये बात सुन के, मैंने फाउंडेशन में ही थोड़ा सा शुरू में बताया था, अभी फाउंडेशन का जो न्यू सिलेबस आ रहा है उसमें चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया इसके पे इन्होंने। मैं वैसे ही पढ़ाता था, इन्होंने न्यू सिलेबस में चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया ये फाउंडेशन में, अबाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कि लॉजिकली होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है वो क्या क्या पढ़ रहा है। मैं तो वैसे ही पढ़ाता था, ठीक है, मुझे पता है कि लॉ पढ़ने का तरीका, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लॉ को। जुडिशरी क्या काम है? टू इंटरप्रेट द लॉज whenever there is a dispute, whenever there is a dispute, to interpret the laws whenever there is a dispute। अच्छा, जुडिशरी में क्या कोर्ट्स आते हैं? हाँ है ना, जुडिशरी में क्या आते हैं, क्या कवर होता है? जुडिशरी एक जनरल टर्म है, इसमें क्या कवर होते हैं? कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स, वेदर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जुडिशरी है। इसे कोर्ट्स को हम जुडिशियल बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल बॉडीज। ऑल कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ जुडिशरी। इसे कोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इनकम टैक्स लॉ को इंप्लीमेंट करता है? हाँ या ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लॉ को इंप्लीमेंट करता है। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी बंदे ए को एक नोटिस भेज दिया कि आपने इनकम टैक्स के सो एंड सो प्रोविजन का वायलेशन किया है, आपने इसे कंप्लाई नहीं किया, और उसको आपने वायलेशन करके कुछ टैक्स की चोरी की है, मतलब टैक्स इवेजन बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, टैक्स इवेजन किया आपने, एंड इसलिए आपको पेनल्टी लगेगी, फलाना टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी और ऑल दैट। ठीक है, ए बोलता है, रिप्लाई दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे पर गलत आरोप लगा रहे हैं। इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स आरोप, आप मेरे पर गलत आरोप लगा रहे हैं एंड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बात कह रहा है, ए दूसरी बात कह रहा है। अच्छा, ये दोनों में प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ? इंटरप्रिटेशन की है। भाई, पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ए ने गलत किया। ए अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसके हिसाब से उसने गलत नहीं किया। क्या डिस्प्यूट हो गया? हाँ या ना? ए तो नहीं मान रहा है, ये बोलेगा साहब मैं तो नहीं मानता, मैंने, आप गलत आरोप में लगा रहे हैं। मैटर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कोर्ट्स में। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल बॉडी, वो इंटरप्रेट करेंगे कि साहब इसका सही मतलब क्या है। अगर कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि ए जो बोल रहा है वो सही है, तो क्या ए केस जीत जाएगा? और कोर्ट ने अगर ये बोला कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला वो सही है, तो क्या होगा? डिपार्टमेंट केस जीत जाएगा। एंड इसका मतलब जुडिशरी काम क्या है, कोर्ट्स का क्या काम है? टू इंटरप्रेट द लॉज व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट। एंड लेकिन देखो, सब जगह लॉ की ही बात हो रही है ना? यहाँ लॉ बनाने वाला, फिर उसको इंप्लीमेंट करने वाला, और इंप्लीमेंट करने में कोई डिस्प्यूट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो। अच्छा, तो हम बोले एग्जीक्यूटिव क्या 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 काम है? टू एग्जीक्यूट द लॉ। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉट? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? इज इट इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन इनकम टैक्स लॉ और नॉट? यस और नो? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या? जब भी कोई एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, उसमें कोई तरह के डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो मैटर कहाँ जाता है? जुडिशरी में। एंड अल्टीमेट सारी चीज कनेक्टेड है, सारी चीजें क्या इंटर कनेक्टेड है, लेकिन सबका काम डिफाइन किया हुआ है। आप बनाइए, आप इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्लीमेंट करने में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, मैटर विल गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल इंटरप्रेट द लॉज बिकॉज दे आर डिस्प्यूट, बिकॉज दे आर डिस्प्यूट्स। क्लियर? अच्छा, एक बात और, ये फाउंडेशन में ही बोला था, फिर बोलना पड़ेगा। कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं? फाउंडेशन जब बोलते बोलते सुधार तो आया नहीं, अभी भी नहीं पढ़ते हो? अच्छा, मान लिया, चलो आप मोबाइल पे, ऐप पे, कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं? कुछ कुछ खड़े हो, ठीक है। मैं एक चीज आपको, तो अगर सही मायने में आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है, इट्स नॉट अबाउट माई पेपर, ठीक है, अच्छा प्रोफेशनल बनना, अच्छा प्रोफेशनल, सब ड्रीम तो यही होता ना कि लाइफ में हम सक्सेसफुल हों, ठीक है। आप अखबार पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लो, 15 मिनट ही पढ़ो, स्टार्ट करो, ठीक है। खाली फ्रंट पेज की 2 न्यूज ही पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट।
कई लोगों ने कंफ्यूज आते हैं। अच्छा, कई क्या करते हैं, या तो कुछ नहीं करेंगे सीधा, सर इकोनॉमिक टाइम्स लगा लूं, या तो 2 सीढ़ी नहीं चढ़ते, या तो मतलब पहाड़ पे चढ़ जाऊं। स्टेप बाय स्टेप चलो यार, हड़बड़ाओ मत। अभी बेसिक न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब तुम्हारे समझ, हिंदू भी मत लगवा लेना, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज उसकी, द हिंदू की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिक न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इन दोनों में से कोई लगवा लीजिए, ठीक है। फ्रंट पेज की 1-2 न्यूज़ पढ़ना शुरू कीजिए, प्लीज मेक इट हैबिट। मैं मतलब गारंटी कर सकता हूं आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, 6 महीने में आपको लगेगा कि मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम जितनी बातें, अच्छा मैं हमेशा होता, लॉ इज सो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल चीजों की और हमें इतनी सारी जानकारी आपको अखबारों के थ्रू मिलती है, तो हम उससे फिर रिलेट करते हैं चीजों को। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज मेक इट हैबिट एंड कोशिश करो हार्ड कॉपी पढ़ो। अच्छा, उससे खाली अवेयरनेस नहीं बढ़ती, क्या लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है? हाँ है ना। वहाँ पे जो इंग्लिश में आप सब पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी में पूरे पूरे पैराग्राफ होते हैं, आप पढ़ते हैं, तो क्या उससे आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है? ये सुनो, नए नए वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं, नहीं मतलब मीनिंग समझ, आप देखोगे उसका मीनिंग क्या है। तो धीरे धीरे मल्टीपल एडवांटेज है, अवेयरनेस तो बढ़ी रही है सिस्टम के बारे में। एंड उससे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, टैक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ लो, क्या अल्टीमेटली सबका एप्लीकेशन है सिस्टम में, सब यूज ही होना, अप्लाई करना है। एंड सिस्टम के बारे में पहले समझिए, सिस्टम क्या है, कंट्री कैसे काम करता है, सोसाइटी में चीज़ें कैसे होती है। उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम है ये सारी बातों को समझने के लिए अखबार। इससे बढ़िया और सबसे सस्ता कोई प्राइस नहीं, ऑलमोस्ट फ्री है ये, ऑलमोस्ट फ्री चीज़ है। क्या कीमत है बता, अखबार की क्या, पूरे महीने के अखबार में क्या दे दोगे तुम? ठीक है, 200, 250, फिर बाद में रद्दी में बेचोगे 50 रुपये, वो भी आएंगे। यहाँ बता, एक बार में जाके पिज्जा खाए थे, पता नहीं कितने कितने पैसे ठुकाते। एक बार मूवी देखा था, ये सुनो, तो कीमत कुछ वैसे कुछ नहीं और वैसे बहुत कीमत है, वो बहुत कुछ लाइफ में आपको डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मेक इट हैबिट, ये मैं हर बच्चों को बोलता हूँ, हर बैच में कहीं भी पढ़ाओ, मेक इट हैबिट, ठीक है। और कोशिश करो थोड़ा थोड़ा शुरू करो आप, ठीक है, 15 मिनट ही शुरू करो, देखिए आप में डिफरेंस आएगा, आपको लगेगा कि मेरी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। एनीवे, अच्छा हमने बोला लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बने हैं लेजिस्लेचर ने उसको एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी इन केस इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो इंटर जुडिशरी दैट इज द कोर्ट्स। अच्छा, जुडिशरी में तो हमने बोले सारे कोर्ट्स कवर होते हैं, एग्जीक्यूटिव में क्या कवर होता है ब्रॉडली बता दूं, सारी सरकारें, सारी सरकार में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सारी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इतना ही बोल दिया अपने आप सारा एग्जीक्यूटिव कवर हो गया? कैसे कवर हो गया बताता हूं आपको। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने बोल दिया और सारी स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वन लॉ और द अदर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मैंने बोल दिया, अगर मैं बोलूं डिफाइन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करोगे? हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट इज काउंसिल ऑफ ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं और उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा, हमने जितने भी मिनिस्टर बोल दिए, क्या हर एक मिनिस्टर के अंडर एक मिनिस्ट्री आती है? जैसे बोला अमित शाह होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री उसके अंडर आई, इसका होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट आते हैं, ये सुनो, वो सब अल्टीमेटली क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गए, नहीं हो गए? हाँ है ना। और ऐसे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, सब उसका अंडर अपने आप आ गए। ये सुनो, हमारे एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल मिनिस्ट्री का है, तो घूम फिर के सारी चीजें किसका है? गवर्नमेंट के अंडर ही है। ऐसे ब्रॉडली देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के नीचे गवर्नमेंट का मतलब है कि, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन होगी? उस स्टेट के सारे मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली स्टेट का आपको एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ, अगर हम बोले दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जो कि राइट नाउ मिस्टर अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। एंड एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब जितने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी मिनिस्ट्री, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आप देख लिए कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लोग को इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व है। अच्छा, आपने कंपनी लॉ पढ़ा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? हाँ है ना। कंपनी लॉ के इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है। एंड आरओसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जब पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो घूम फिर के आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो कहीं भी घूम फिर के आप देख लीजिए, चीजें वहीं आ जाएगी। अच्छा, पुलिस जो होती है क्या स्टेट टू स्टेट वेरी करती है? हाँ, है ना। हम नहीं बोलते ये यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ऐसे बोलते हैं। अच्छा बताइए, पुलिस जो है आपको अल्टीमेटली उस स्टेट की जो होम मिनिस्ट्री है, स्टेट की होम मिनिस्ट्री, स्टेट की भी होम मिनिस्ट्री होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट का भी होम मिनिस्टर, हर एक स्टेट का होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब होता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता, ये डिफेंस कंट्री की ओवरऑल है, ठीक है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट का भी होता है, होम मिनिस्टर भी स्टेट का होता है। तो एक्चुअली उस स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर उस स्टेट की पुलिस आती है। तो आपने स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया तो स्टेट की होम मिनिस्ट्री भी आ गई तो पुलिस भी आ गई। समझ में आ रहा है? तो घूम फिर के क्या, अच्छा एक ट्रैफिक कांस्टेबल भी रोड पे खड़ा है, क्या वो ट्रैफिक लॉज को इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है? ये सुनो, इनमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, अच्छा जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे वो सब क्या है? अगर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या मतलब यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे तो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, all the state government, all the government department, all the ministry, all the government employee, they are all part of executive. They are all involved in one way or the other to in the implementation of one law or the other. समझ आया नहीं आया? पक्का? अब आते हैं लेजिस्लेचर, जो मेन चर्चा में करनी है। देखिए बेटा, सॉफ्ट कॉपी आपके लिए डाल दी आपने ऑलरेडी। सॉफ्ट कॉपी क्या बोलते हैं आप उसे बेटा? ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी शेयर हो गई है, दो आपका जो प्री बुकिंग से रिलेटेड जो बुक है। अब लेजिस्लेचर में क्या आता है देखिए, आपको लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक द लॉस। ये नोट कीजिएगा जरूर से। लेजिस्लेचर के अंदर हमारे कंट्री में दो लेवल पे लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मुझे मालूम है आप थकने लगे होंगे, तुम्हें इतनी आदत भी नहीं है, अभी फाउंडेशन में तो छोटी छोटी क्लासेस होती थी, लेकिन आगे बढ़ोगे तो थोड़ी बहुत चीजें भी बदलनी पड़ेगी। ये सुनो, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेचर, नाम सेंट्रल जब वर्ड हम यूज होते हैं, हम बोलते हैं ओनली वन। अच्छा, आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो अलग है। सेंट्रल वर्ड का मतलब होता है एक, सेंट्रल गवर्नमेंट एक, सेंट्रल वर्ड का मतलब ही होता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर एक ही होगा, ऑफिस सेंट्रल वर्ड लगे इसका एक ही होगा। एंड इंडिया में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, देखो ना ये जनरल टर्म है, तो स्पेसिफिकली इंडिया में जो सेंटर उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट, जो हिंदी में बोलते हैं संसद। हमारे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग अभी रिसेंटली बनी थी ना। सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में, सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ टू बॉडीज, वन इज कॉल्ड लोकसभा एंड सेकेंड इज कॉल्ड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप सेंट्रल लेजिस्लेचर बोले, या इसको कहीं यूनियन लेजिस्लेचर ही बोल देते हैं। यूनियन अगेन वन, पूरे कंट्री का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो कई बार यूनियन लेजिस्लेचर ही बोल देते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर। उसका स्पेसिफिकली क्या नाम है हमारे कंट्री में? पार्लियामेंट, संसद। और पार्लियामेंट जब बोलते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा को हिंदी इंग्लिश में एक जैसे ही बोलते हैं, ये नहीं कि हिंदी में उसका नाम कुछ और है, इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी वाले स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन बोलते ही है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो व्हेन वी से पार्लियामेंट, आर वी टॉकिंग अबाउट वन हाउस और बोथ हाउसेस? बोथ हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। अच्छा देखिए, एक टर्म हम सुनते हो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुनते हो ना कि फलाना बंदा एमपी है। तो जो लोकसभा के मेंबर है क्या वो एमपी है? हाँ है ना। और जो राज्यसभा के, दोनों ही, क्योंकि एमपी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इट मींस whether person is a member of Lok Sabha or he is a member of Rajya Sabha, दोनों ही केस में वो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दोनों बॉडीज आती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं,
जैसे अपने नाम के नीचे लिखते एमपी, तो एमपी से ये पता लगता है पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि आप लोकसभा के मेंबर हैं या दोनों में से किसी एक के होंगे। तो कई लोग तो और क्या करते हैं, एमपी लिख के ब्रैकेट में लिखते हैं लोकसभा या ब्रैकेट में लिखते हैं राज्यसभा, जिससे पता लग जाए कि पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली आप किस बॉडी के मेंबर है, लोकसभा के या लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दोनों ही है, चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्य, बिकॉज पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ टू बॉडीज, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेदर यू कॉल इट अ सेंट्रल लेजिस्लेचर or union legislature or parliament or Lok Sabha and Rajya Sabha, it is one and the same thing. It is one and the same thing. Is that clear? Is that clear? Now, अब आते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर। क्या स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट वाइज अलग अलग होगा? हाँ या ना? हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होगा, हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होगा। क्लियर? अच्छा बताइए, क्या गवर्नमेंट लॉ बनाती है? कौन लॉ बनाता है? खाली पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अच्छा, गवर्नमेंट क्या लेजिस्लेचर का पार्ट है या एग्जीक्यूटिव का? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। वो अभी तो बोल रहा हूं, बहुत बच्चों में हु मेक्स द लॉ? गवर्नमेंट मेक्स द लॉ। अरे गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है भाई। गवर्नमेंट किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव काम लॉ बनाना नहीं होता है, लॉ को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट। मैं उसका रीजन बताऊंगा, लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, व्हाई द पीपल गेट कंफ्यूज, और वो क्यों बोलते हैं कि बहुत लोगों में देखा सरकार लॉ बनाती है। सरकार लॉ नहीं बना, सरकार एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है? अच्छा, मैंने एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या बताया था? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोमेटिकली सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब कवर हो जाएंगे। अभी मैं इसका रीजन बताऊं कंफ्यूजन क्यों होता है, मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको। स्टेट लेजिस्लेचर, ये हर एक स्टेट का अपना अपना होगा, हाँ है ना? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी दो बॉडीज होती हैं। एक हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा, SABHA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन हिंदी भी कॉल इट विधानसभा, VIDHAN, विधानसभा। एंड द अनदर बॉडी, जैसे यहां लोकसभा राज्यसभा है, वैसे यहां पे दो बॉडीज हैं, वो तो सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट लेवल बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, ज्यादातर स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ आपको विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन कुछ बड़े स्टेट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, असम, आई थिंक आंध्रा में भी है, कुछ स्टेट्स में है, जहां पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दोनों बॉडी है, असेंबली भी है और आपको काउंसिल भी है। अच्छा, तो इसका तो असेंबली तो सब जगह है ना, विधानसभा तो हर जगह है, लेकिन विधान परिषद कुछ कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं है। अच्छा, दिल्ली क्या स्टेट वाइज है बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट? स्टेट वाइज, सिटी वाइज अ बिग सिटी। नॉर्मली क्या एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज होते हैं? जैसे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, कानपुर है, अलीगढ़ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, सो मेनी, अभी अयोध्या इतना चर्चा में, ठीक है, सो मेनी सिटीज आर देयर, गोरखपुर इज देयर, ठीक है, इतने सारे सिटीज है। लेकिन दिल्ली के साथ यूनिकनेस क्या है? दिल्ली इज अ स्टेट विच इज कंप्राइज ऑफ ओनली वन सिटी, इसलिए कई बार बोलते हैं सिटी स्टेट है, मतलब स्टेट कंप्राइज ओनली। अच्छा, क्या वर्ल्ड में ऐसे कंट्री भी जिसमें एक ही सिटी है? सिंगापुर, सिंगापुर इज अ सिटी कंट्री, मतलब पूरा का पूरा देश में एक ही शहर है, स्टेट छोड़िए पूरा शहर। इसे कई लोग कंपेयर करते हैं, सिंगापुर में जाओ, क्या वहां साफ सफाई है, इंडिया में देखो। भाई साहब, किससे किसको कंपेयर कर रहे हो? वो पिद्दी सा देश है, उसको मैनेज करना बहुत आसान है, छोटी सी पॉपुलेशन, छोटा सा एक तो शहर है पूरा। इंडिया के अंदर आप एक चीज बताइए, कहते हैं यूपी जो है
अच्छा यूपी जो बोलते हैं, अगर ये स्टेट की जगह वो कंट्री होता, अगर होता तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री हो जाता ये। हमारा एक स्टेट जो अगर ये कंट्री होता तो वर्ल्ड के 7वें नंबर पे कंट्री बन जाता ये, खाली यूपी अकेला। तो इंडिया को संभालना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी, तो पहली बात बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को हैंडल करना इज वेरी वेरी कम्बरसम टास्क। तो लोग कई बार कंपेयर करते हैं सिंगापुर, अरे भाई किससे कंपेयर कर रहे हो, वो है ही क्या चीज, उसको डेवलप करना बहुत आसान है। बट यू कैनॉट डू द सेम थिंग इन इंडिया। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ना, बोलते हैं इंडिया में जो जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतने लोग तो इंडिया में हर समय ट्रेन में घूमते रहते हैं। तो हम बोलते हैं हमारे ट्रेनों में ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। मतलब पूरे पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, इंडियन, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, इंडियन रेलवे वर्ल्ड का बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है। किसी भी कंट्री में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क नहीं जितना इंडिया में इंडियन रेलवे, ठीक है। तो मतलब पूरे कंट्री, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया के ट्रेन में हर समय उतने बंदे होते हैं। तो हमारा कंट्री बहुत वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस कंट्री, ठीक है, बिकॉज इस कंट्री के अंदर इतनी वास्टनेस है, पॉपुलेशन, बिग कंट्री, ठीक है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट दिल्ली जो है स्टेट वाइज बहुत छोटा स्टेट है, सिटी वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एक ही सिटी है। दिल्ली के अंदर आप देखो विधानसभा की बात हमेशा सुनते हो, असेंबली की, कभी काउंसिल नहीं सुना हो, कभी काउंसिल को है ही नहीं। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सिर्फ क्या है, असेंबली है, विधान सभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ बड़े स्टेट्स में इसके साथ साथ ये भी है। अच्छा, जो लोग इसके मेंबर होते हैं विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। नाम से पता लगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बार की मीडिया वाले ने, एक बंदा था एमएलए था, और आप जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे अंगूठा छाप एमएलए भी बन गए हैं। तो उससे ऐसे बोलिए आप एमएलए का फुल फॉर्म बताओ, बोला एमएलए एमएलए होता है, खुद एमएलए है वो, बोला एमएलए होता है, सही है। देखिए, अच्छा जो इसके मेंबर हो उसको क्या बोलेंगे, नाम से मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, ये चीज तुम्हें सुनने कब मिलती है, क्यों मिलती है, समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी क्या हर जगह है क्या, ये है ही बहुत लिमिटेड से स्टेट्स में है, गिने चुने स्टेट्स में, इसलिए ये बहुत पॉपुलर टर्म नहीं है। लेकिन जिन स्टेट्स में है और जो लोग इसके मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएल। लेकिन एमएलए तो आपको हर स्टेट में मिल जाएगा, क्यों, हर स्टेट के अंदर असेंबली तो है ही है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी उसका मेंबर हो क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत लोगों में देखा एमपी एमएलए सब टर्म यूज करते हैं, उनसे ठीक से ये नहीं पता था किसको एमपी बोल रहे हैं, किसको एमएलए बोल रहे हैं, इनको पता है। कई तो बच्चे आके मुझे बोलते हैं सर लोकसभा का जो बंदा होता है वो एमपी होता है, राज्यसभा वाला एमएलए होता है। मैं कहा अच्छा, ये नया ज्ञान है। मतलब राज्यसभा को स्टेट में भेज दिया, बताओ, पार्लियामेंट से निकाल के। एनीवे, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, और हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर दो लेवल पे काम कर रहा है, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर दो लेवल पे काम कर रहा है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, जिसमें दो बॉडीज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर आपको हर एक स्टेट का अपना अपना, ठीक है, और उसके अंदर सभी स्टेट्स में एक बॉडी तो है ही है, असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। बट विधान परिषद काउंसिल सभी स्टेट्स में नहीं, सिर्फ गुने चुने स्टेट्स में आपको है। इज द क्लियर टू एवरीवन नाउ। अच्छा, जिन स्टेट्स में है तो क्या वहां के लेजिस्लेचर के लिए दोनों बॉडी मानी जाएगी, और जिन स्टेट में सिर्फ एक ही है वहां लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब ओनली वन बॉडी, दैट इज द विधानसभा। इज द क्लियर। ये तो था कि सब लेजिस्लेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, एंड लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है, टू मेक द लॉस। अब एक बात मैं और बताऊं, फिर दोनों चीजों को हम इंटर रिलेट करेंगे। क्लियर, ठीक है। देखिए, इसी के साथ जो लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं आज तक इंडिया में बने हैं या बन रहे हैं या आगे बनेंगे, वो सारे के सारे लॉज हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो स्कूलों में सर पढ़ा था, ये क्या बता रहे हो, हाँ, अच्छा, ठीक। दीपक सर भी मेरे ही स्टूडेंट हैं।
हाँ पूछ लेना, पूछ लेना। हाँ ही इज सी एन सी एस बोथ, तो सी एस की पढ़ाई में से देखिए, सी ए और सी एस दोनों हैं, वो तो सी एस की क्लास में से ली। हाँ सी ए में भी है, अब ये नया डेवलपमेंट हुआ तो मालूम नहीं मुझे, ठीक है किया अब। देखिए एनीवे, देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, प्लीज प्लीज ये तीनों लिस्ट कहां दे रखी है, कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसके 7th शेड्यूल में दे रखी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीनों लिस्ट दे रखी है। अच्छा यूनियन लिस्ट में ना, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सभी लिस्ट में कुछ कुछ मैटर्स दे रखे हैं, और यहां पर टोटल 97 मैटर्स हैं। क्लियर? इधर 66 है और इधर 47, ठीक है। 97, 66, 47, क्लियर। चलो रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, सुबह क्लास का। अच्छा ये जो 97 इसको, अच्छा ये जो नंबर होता है 1 2 3 4, वैसे सीरियल नंबर, लेकिन टेक्निकली इसको होता है एंट्री नंबर। क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। आइटम नंबर भी बोलते हैं, एंट्री नंबर भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं। प्लीज देखिए, तो इधर 90, प्लीज आवाज नहीं, 97 एंट्रीज, इधर 66, इधर 47, क्लियर है। जितने भी लॉज आज तक इंडिया में बने हैं या बन रहे हैं या आगे बनेंगे, वो इनमें जितने मैटर दे रखे, इसके बाहर किसी भी चीज पे लॉ नहीं बन सकता। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। अच्छा लेजिस्लेचर में क्या क्या बॉडी कवर हो रही है? हमें 2, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, मैंने बोला लॉ जितने भी मैटर से बनता है वो सारे के सारे मैटर इन तीनों लिस्ट में दे रखे, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं साहब किसी ऐसी चीज पे लॉ बन गया जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कौन, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ना आज तक बना है, ना अभी बन रहा है, ना आगे बनेगा। जो भी बनेगा इनमें ही कोई मैटर किसी पे लॉ बनेगा, ठीक है। और टोटल मैटर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं कि साहब यहाँ पर 1 to 97 क्या क्या है, ठीक है, बट एक ब्रॉड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किस तरीके से हमारे कंट्री का लीगल सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पे जो 97 सब जो भी लॉज बने हैं आज तक और बन रहे हैं बनेंगे, इनके बाहर कुछ भी नहीं, इनके बाहर मतलब इन्हीं के ऊपर लॉ बनते हैं, इन्हीं मैटर्स के ऊपर जो मैटर यहां दे रखे हैं। बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। अच्छा यूनियन लिस्ट मैटर पे, यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉज हमेशा सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाया। कौन बनाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर। दो कौन है? पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट मैटर पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा सिटी और डिस्ट्रिक्ट में क्या फर्क होता है? कई बार एक डिस्ट्रिक्ट में कई बार कई मल्टीपल सिटी भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ये छोड़ो, अब इसमें बाद में बात अलग से बात कर लेना, ठीक है, मेरे से पूछ लेना। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट कई बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा भी कई बार कंसेप्ट होता है, उसमें कई बार छोटे छोटे 2-2 शहर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब दिल्ली में समझ में कम आता है लोगों को। दिल्ली में क्या होता है, सब कुछ एक ही हो रखा है, शहर स्टेट, ठीक है, तो दिल्ली वालों को कम समझ में आता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में आपको लॉज दोनों बना सकते हैं, बोथ सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों बना सकते हैं। अच्छा कई बच्चे पूछते हैं सर एक ही मैटर पे अगर दोनों लॉ डिफरेंट बना दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है ऐसे केस में लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट। अगर एक ही सेम मैटर कॉन्करेंट लिस्ट का, उसके ऊपर मान लिया एक स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर ने डिफरेंट लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने डिफरेंट लॉ बना दिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इन दैट केस द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेचर विल प्रिवेल, उसकी इंपॉर्टेंस होगी ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली बात है, वो लिखा हुआ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ आज एक चीज और देखिए, यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट एक ही है पूरे कंट्री में। ये सुनो कई बच्चे होते हैं दो है लोकसभा, भाई लोकसभा सब मिला के पार्लियामेंट है भाई, दो नहीं है, ठीक है। अच्छा पेरेंट्स जब बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं इसका मतलब क्या? मम्मी एंड पापा दोनों, फादर एंड मदर, तो बोलो सर उसके 2 पेरेंट्स हैं, ये बोलोगे? पेरेंट्स का तो मतलब वही होता है ना। तो वैसे जब पार्लियामेंट बोल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा है। कई बच्चे ना अजीब अजीब बात कर, सो 2 तो है लोकसभा। अब भाई अकेला लोकसभा पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा दोनों मिलके पार्लियामेंट है।
इसलिए इतनी बात बताइए, लोकसभा के बंद जो मेंबर होता है उसे भी एमपी बोलते हैं, राज्यसभा के जो उसे भी एमपी बोलते हैं। अकेले बॉडी वो पूरे पार्लियामेंट नहीं है। नाउ ये ओनली वन बॉडी है। जब बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा किसी मैटर पे, तो लोकसभा भी पास करता है, राज्यसभा भी पास करता है, दोनों पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तब जाके वो एक्ट बनता है, तब जाके क्या बनता है, एक्ट बनता है। ये नहीं खाली लोकसभा ने पास कर लिया या खाली राज्यसभा ने और लॉ बन गया, पॉसिबल नहीं है। पार्लियामेंट इज मेकिंग द लॉ, इट मींस बोथ लोकसभा एज वेल राज्यसभा विल पास दैट। अच्छा, पहले क्या बिल होता है, क्या जब इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रपोजल बन के आता है कि साहब ये लॉ बनाना है, उसे क्या बोलते हैं, बिल। और जब दोनों हाउस पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हो जाते हैं, क्या बन जाता है, एक्ट। क्या बन जाता है, एक्ट। इसको ऐसे समझिए, हम कोई भी मीटिंग में कोई डिसीजन लेते हैं तो पहले क्या मीटिंग में प्रपोजल रखा जाता है, और जब मीटिंग में उसके वोटिंग हुई और ओके हो गया, फाइनलाइज, तो क्या बोलते हैं, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू डिसीजन। ये सुनो, पहले वो प्रपोजल था, तो वैसे बिल इज लाइक अ प्रपोजल, एंड व्हेन इट इज पास बाय द लेजिस्लेचर, अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बन रहा है, एंड इट इज पास बाय बोथ लोकसभा एज वेल राज्यसभा, एंड इट इज अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके भी सिग्नेचर होते हैं, देन इट बिकम्स द एक्ट, ये प्रोसेस है। क्लियर? अब देखिए आप, सेंट्रल लेजिस्लेचर तो एक ही है, पार्लियामेंट। इसका मतलब जब भी यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बनते होंगे, क्या वो लॉ पूरे कंट्री में एक जैसे चलते होंगे, हाँ या ना, या स्टेट टू स्टेट वेरी करते होंगे? क्या ऐसे लॉ स्टेट टू स्टेट क्या उसमें चेंज आता होगा या पूरे कंट्री में एक जैसे चलता होगा? क्योंकि वो लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट, दैट इज ओनली वन बॉडी। तो क्या पूरे देश के लिए बनाए? अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो, दैट इज लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन सम यूनियन लिस्ट मैटर, जो 97 मैटर उनमें किसी एक मैटर बना हुआ है। इसका था कंपनीज एक्ट का एक जैसा पूरे कंट्री में अप्लाई होता है, ये सुनो। अच्छा, कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, फाउंडेशन पढ़ा ना, हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो पढ़ा हूँ यहाँ भी। अगर एक कंपनी का रजिस्टर्ड दिल्ली में है, एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मान लिया लेट से बॉम्बे में है, एक का मान लिया चेन्नई में, एक का कोलकाता में, क्या सब पे अलग अलग कंपनी लॉ लगेगा? क्या सेम लगे हुआ है? बिकॉज कंपनीज एक्ट इज अ लॉ made by the parliament on the union list matter, and that those kind of laws are uniform, same for the entire country. Income tax act, again it's a one of the laws made on the union list matter by the parliament. इसका मतलब क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या वो यूनिफॉर्मली एक जैसे पूरे कंट्री में अप्लाई होता है, हाँ या ना? यस और नो? यस, व्हाई? बिकॉज इट इज अ लॉ ऑन यूनियन लिस्ट मैटर, दैट्स व्हाई इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जो स्टेट लिस्ट मैटर पे लॉ बनते हैं, क्या वो हर एक स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बनाता है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या सेम स्टेट लिस्ट मैटर पे क्या दो अलग अलग स्टेट में क्या डिफरेंट लॉज नजर आ सकते हैं, हाँ या ना? वाई? बिकॉज दोनों स्टेट के अपने अपने लेजिस्लेशन ने अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग, मैटर सेम है बट अलग अलग प्रोविजन बना रखे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, पुलिस इज ए स्टेटलिस्ट मैटर। इसलिए देखो, पुलिस क्या पूरे कंट्री की एक है या स्टेट वाइज है? हम बोलते हैं हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये स्टेटलिस्ट मैटर, क्या है? स्टेटलिस्ट मैटर है। देखो, इनकी यूनिफॉर्म में भी फर्क होता है, बहुत सारी चीजें। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे आप कोई 4 व्हीलर कार खरीद रहे हैं और मान ली कोई दिल्ली में कार खरीद रहे हैं, कई बार लोग बोलते हैं हरियाणा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा कार सस्ती पड़ जाएगी। सुना है? वो होता क्या है एक्चुअली, जो कार डीलर है जिससे आप कार खरीद रहे हैं, वो आपसे जो पैसे चार्ज करता है उसमें एक रोड टैक्स भी लेता है आपसे। वो लेके अपने पास ले जाएगा, वो सरकार को जमा कराएगा, लेकिन रूल है कि आपको प्राइस प्रोडक्ट बिना उसको चार्ज किए आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, तो वो आपसे चार्ज करके सरकार को जमा कराता है। अच्छा, आप दिल्ली का नंबर लोगे जो डीएल जगह से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर आपको रोड टैक्स जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, एंड रोड टैक्स है स्टेट लिस्ट मैटर है। क्या है? स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दे रखा है? स्टेट लिस्ट में। इसका मतलब अगर दिल्ली का नंबर लोगे तो रोड टैक्स हो जाएगा, कौन से लॉज के हिसाब से रोड टैक्स लगेगा? दिल्ली के लॉज के हिसाब से। और अगर हरियाणा का नंबर लोगे तो किसके हिसाब से? हरियाणा के हिसाब से। अब हरियाणा का जो रोड टैक्स रिलेटेड लॉ बना हुआ है उसमें रोड टैक्स कंपैरेटिवली कम है, और दिल्ली के अंदर कंपैरेटिवली रोड टैक्स ज्यादा है यहाँ के लॉज के हिसाब से। तो अगर आप दिल्ली नंबर लोगे तो क्या रोड टैक्स, क्या दिल्ली के रोड टैक्स लॉ से रिलेटेड लगेगा? ये सुनो, एंड वो कहाँ हाई है और कंपैरेटिवली हरियाणा में कम है।
तो अगर आप हरियाणा नंबर लोगे तो क्या रोड टैक्स का कंपोनेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको लगता है कार सस्ती पड़ गई, लेकिन देखा जाए कार डीलर को तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं, और रोड टैक्स अब आपको कम ले रहा है, वो आप दिल्ली गवर्नमेंट के बजाय किसको जमा कराएगा, हरियाणा गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो क्या ये फर्क और सुना होगा प्रैक्टिकली कि साहब यहाँ का नंबर ले लो दूसरे स्टेट का तो कार सस्ती पड़ जाती है। तो एक्चुअली डीलर ने कुछ सस्ता नहीं किया है, उसमें जो रोड टैक्स का कंपोनेंट है वो अमाउंट में फर्क आ गया, बिकॉज दूसरे स्टेट का अप्लाई हो रहा है, बिकॉज रोड टैक्स इज अ टैक्स विच इज ऑन अ स्टेटलिस्ट मैटर ऑन अ स्टेट। कई बच्चे ना टैक्स, सारे टैक्स एक जैसे समझते हैं, भाई ऐसे मत कर देना, सब टैक्स एक अभी आज ही पढ़ा है वो सर ने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और बहुत तेरी तरह के टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, बात एक चीज थोड़ी है, ठीक है। कई बार टैक्स तो आपने बोला यूनियन इनकम टैक्स बोला था भाई, खाली टैक्स थोड़ी बोला था, इनकम टैक्स बोला था, वो यूनियन लिस्ट मैटर का, लेकिन रोड टैक्स का है स्टेट लिस्ट, इसलिए स्टेट टू स्टेट क्या होता है, वेरी करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने बोला जितने भी लॉज आज तक बने या बन रहे हैं आगे बनेंगे, वो इनके इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज सोच के देखो आप, अगर हमारे देश का लेजिस्लेचर एक ही होता, डिवीजन नहीं होता, दो लेजिस्लेचर के दो पार्ट, सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट नहीं होता, तो क्या ये अलग अलग लिस्ट की जरूरत होती? मैं फिर से बोलता हूं, अगर लेजिस्लेचर हमारे कंट्री का एक ही बॉडी होती, अभी एक नहीं है ना, दो लेवल पे है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक हर एक स्टेट लेवल पे है कि नहीं, अगर वो एक ही बॉडी होती, अगर होती, तो क्या हमें ये लिस्ट की जरूरत होती? क्यों? ये सारे मैटर पे लॉ वो एक ही बॉडी वही बनाएगी, हाँ मतलब क्योंकि मल्टीपल बॉडीज हैं। अब सोच के देखो, आपने सेंट्रल लेजिस्लेचर दे दिया, स्टेट लेजिस्लेचर, ये कंसेप्ट है। अब सोच के सारे लॉ बनाने के मैटर जो हैं, अगर हम एक जगह लिख दें, अलग अलग डिवाइड नहीं करें लिस्ट में, तो कैसे पता लगेगा कौन सा लेजिस्लेचर किस लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाएगा? तो इसका कनेक्शन उसके साथ है, इसलिए तो कह सकते हैं, इसको देख के क्या लगता है कि इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग पावर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लिस्ट बना रखी है, हाँ है ना। यहां जो मैटर हमने दे दिए वो किसके लिए दे दिए? सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, ये किसके लिए? स्टेट, और ये दोनों के लिए। इसका मतलब क्या, लॉ मेकिंग पावर इंडिया में क्या इट सेंट्रलाइज इनटू वन हैंड और इट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और ऐसे कंट्री के अंदर जिसके अंदर आपको लॉ मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिवाइडेड होती है, ऐसे कंट्री को फेडरल कंट्री बोलते हैं। क्या होते हैं? फेडरल कंट्री। क्या हमारा कंट्री फेडरल कंट्री है? यस, वी आर अ फेडरल कंट्री। यूके में ऐसा नहीं है, यूके के अंदर सारी लॉ मेकिंग पावर एक ही बॉडी के पास है, इसका तो वो आपको फेडरल कंट्री नहीं है। यूएसए इज अ फेडरल कंट्री, यूएसए इज अ फेडरल कंट्री। हमारा कंट्री भी जहां डिवीजन ऑफ पावर्स होती है, क्या हमारे यहाँ सारी पावर्स एक ही जगह एक ही अथॉरिटी के पास है? डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, एंड दैट्स व्हाई ऐसे कंट्री को हम क्या बोलते हैं? फेडरल कंट्री। क्या बोलते हैं? फेडरल कंट्री। एंड आवर कंट्री इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज और देखिए, जितने भी लॉज का ओरिजिन है, क्या इन तीन लिस्ट के बाहर है? नहीं है। और ये तीनों लिस्ट कहां दे रखी है? तो इसलिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ ऑल लॉज बोल सकते हैं? अच्छा, मदर का मतलब क्या है? जिसको अच्छा मां को एक आपने हिंदी में पढ़ा पर्यायवाची, ये जननी भी बोलते हैं, जो जन्म देने वाली है। तो सारे लॉज का जन्म कहां से हुआ? इन लिस्ट से। और ये लिस्ट कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लॉज। सारे लॉज का ओरिजिन। इसलिए आप कोई भी लॉ पढ़ें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। निकला कहां से लॉ, ठीक है, जो ओरिजिन है। मैंने देखा है लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं, ये सब की तो कोई बात भी नहीं करता, एग्जाम में नहीं आएगा मुझे मालूम है, बट यू शुड नो हाउ द लीगल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्री। एंड यही नहीं पता हम क्या लॉ पढ़ रहे हैं, हमें अच्छा बताइए। कभी ऐसा हो जाए, आइडियली स्पीकिंग, किसी भी एक्ट, आइडियली स्पीकिंग किसी भी एक्ट के कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकता है क्या? ऑब्वियसली मदर ऑफ ऑल लॉज है, इसके अगेंस्ट कैसे चला जाएगा? ठीक है, नहीं होना चाहिए। बट फिर भी बाय मिस्टेक लेजिस्लेचर ने किसी एक्ट में कोई ऐसी बात लिख दी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? इसका, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मदर ऑफ ऑल लॉ। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ ही नहीं है, क्या हम पढ़ रहे हैं? मैं मतलब बहुत लॉ का तो मैं बोलना नहीं चाहता हमारे कंट्री में, हाउ द सब्जेक्ट लॉ इज बीइंग टॉट, हाउ इट इज बीइंग डेल्ट विद, पैथेटिक है। और खास करके जो बीकॉम में लॉ पढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत, हाँ, और थोड़ा बहुत जो 11th 12th में भी थोड़ा थोड़ा ट्रेलर आ जाता है ना, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, वो क्या है मैं जानता हूँ, ठीक है,
तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है, बहुत ही बुरा। स्टार्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता, इसलिए एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, ओरिजिन सारे लॉज का यहीं से है। एक और लास्ट बात आपको देखिए, देखिए दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं सवाल भी मैं ही बोल देता हूं, फिर आंसर ही मैं बताऊंगा, ठीक है। कई बार एक सवाल आ जाता है दिमाग में कि सब कोई ऐसी, अच्छा सोसाइटी स्टैटिक है डायनेमिक है? अच्छा समाज के लिए लॉ है, समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट को अलग अलग लॉ रेगुलेट करते हैं, हाँ है ना। तो सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कई बार सवाल दिमाग में एक आ जाता है कि सब मान लिया कोई ऐसी चीज समाज में जरूरत पड़ जाए लॉ बनाने की जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं दे रखा, तो फिर कैसे? आप मुझे मालूम है सुबह ट्रेनिंग मिली है तुम्हें, ठीक है। तो 97th एंट्री ऑन द यूनियन लिस्ट ये ब्लैंक रखा गया है, ये 97 नंबर डाला हुआ है, लेकिन इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो जानबूझ के किया गया है। इसको बोलते हैं रेजिडुअरी एंट्री। रेजिडुअरी मतलब बचे कुचे सारे केस यहाँ कवर हो गए। इसका मतलब क्या है? तो अगर अच्छा इसका मतलब मान लिया कोई ऐसा मैटर हो जिसपे लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए, जो आपको यूनियन लिस्ट में 1 to 96 में कहीं नहीं है, स्टेट लिस्ट में कहीं नहीं है, कॉन्करेंट में कहीं नहीं है, तो कहाँ माना जाएगा? इसका तो क्या यहाँ लिख दिया जाएगा? लिखा नहीं जाए, फिर लिख दिया जाए तो फिर कोई और चीज और पड़ जाए, क्या करोगे? ये लिखा नहीं जाएगा, इट विल डीम टू बी, मान लिया जाएगा दैट इट इज कवर्ड अंडर 97th एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंड इफेक्टिवली फिर उसमें लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? और ऐसा सिर्फ आपको यूनियन लिस्ट में ही है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा नहीं है। इसका तो कोई भी बच्चे कुचे कोई तो इसका तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का दिमाग सोचिए कहां तक सोचा है। मैं हमेशा बोलता हूं लॉ जो बना हुआ उसको समझने में दिमाग की नसें हिल जाती है, और बनाने वाले का कमाल देखिए आपको। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे हिसाब दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ। बनाने वाले को सोचिए कितना सोचते होंगे लोग, ठीक है। तो 97th एंट्री जानबूझ के ब्लैंक छोड़ी गई है कि फ्यूचर में कभी भी किसी मैटर पे अगर कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ता है जो स्पेसिफिकली कहीं कवर्ड नहीं इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, दैट विल डीम टू बी कवर्ड अंडर द 97th एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंड इट मींस उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। दैट विल बी सेम थ्रू आउट द कंट्री। और ऐसी एंट्री सिर्फ यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। इस ओके। लास्ट एक बात आपको देखिए, मुझे मालूम है सबके बिस्तर वगैरह सब समेटने शुरू हो गए, ठीक है। हाँ बिस्तर ही लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ देखिए एक बहुत कंफ्यूजन लोग को होता है, बहुत लोग सुन तो लेते हैं लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर जब मैं अचानक पूछूं ना हु मेक्स द लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। पहले तो आंसर करें लेजिस्लेचर, एंड देन इट कैन बी सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? अच्छा लोग ना कंफ्यूज, और बहुत लोगों को मैंने सुना है दे गेट कंफ्यूज बिटवीन द गवर्नमेंट। बोलते सर हमने तो सुना लॉ गवर्नमेंट बनाती है। मैं बता दूं क्या गड़बड़ है। गवर्नमेंट लॉ, अच्छा लॉ जब बनता है उसका पहला स्टेप क्या होता है? बिल, है ना। तो बिल को लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करना ये सरकार का काम है। किसका काम है? सरकार का। अगर मान लिया यूनियन लिस्ट मैटर पे कोई लॉ बनाने की बात चल रही है तो उसका बिल सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, लोकसभा में, राज्यसभा में। एक बॉडी में पहले इंट्रोड्यूस करेगी, वो बॉडी पास कर देगी, फिर दूसरे बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा, वो पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे और फिर एक्ट बन जाएगा। ऐसे स्टेट लेवल पे अगर स्टेट लिस्ट रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो उसमें बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगी? उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट की स्टेट आपको वहां की लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करेगी। क्लियर? इसका लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है? कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, बिल के फॉर्म में बाय इंट्रोड्यूसिंग, इनिशिएट वो करती है। इसलिए कई बार अखबारों में आप सुनोगे कि जब सरकार इस चीज पे लॉ बनाने का सोच रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इनिशिएट करेगी, बिल इंट्रोड्यूस करेगी। तो कई लोग इसको ये समझते हैं सरकार लॉ बनाती है। सरकार तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सरकार थोड़ी लॉ बनाती है। सरकार तो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों होती है कि बिल जो इंट्रोड्यूस सरकार करती है, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है? हु इनिशिएट्स दैट? स्टार्ट कौन करता है? दैट इज गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द बिल, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज। वो बोलते हैं सब सरकार लॉ बनाती है, सरकार लॉ। अच्छा कई बार ऐसा सुना है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया लेकिन बाद में वो एक्ट नहीं बना, वो पास नहीं हुआ। अच्छा अगर सरकार ही अगर लॉ बनाती तो सरकार ने इनिशिएट किया था, फिर दिक्कत क्या है? मैं कोई चीज बनाना चाहता हूं, मैंने इनिशिएट किया, बनाने की पावर ही मेरी है, तो दिक्कत कहां है? फिर क्यों नहीं बनेगा? समझ रहे हैं? इसका मतलब कि दोनों में फर्क है ना आपको, ठीक है। कि भाई अगर सरकार ही लॉ बना वही इनिशिएट करे तो बन जाएगा, लेकिन कितनी बार होता नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली पास नहीं हुआ, लेजिस्लेचर उसको पास नहीं किया, प्रपोजल आपको डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्लियर है? एक लास्ट बात, 2 मिनट बेटा, देखिए
इंटरेस्टिंग, कोई ऐसा नहीं बहुत टेक्निकल कोई बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या बताया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस स्टेट के हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। क्लियर? अच्छा बताइए, अभी सेंटर में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है? बीजेपी की। थोड़ा समझना, देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, वो सब्जेक्ट मुझे जनरल समझने की, ठीक है? बीजेपी की सरकार है। अच्छा, बीजेपी के जैसे लोकसभा में एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे साथ 300 के आसपास एमपी हैं, अराउंड 300, और करीब करीब आपको लोकसभा में 542 43 एमपी होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 250 एमपी होते हैं, हो सकता है उन 250 में 120 के आसपास बीजेपी के होंगे। ठीक है, आपको मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने जो मोटा मोटा ये मैं लेते हैं, ठीक है, एक समझने के लिए ले रहा हूं। इसका मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला लें तो वहां 545 मान लिया, 550 वाले रफ ले लेते हैं, 550 इधर 250, 800 हो गए टोटल एमपी लोकसभा राज्यसभा मिला के। उसमें बीजेपी के मान ली इधर 300 ले लेते, इधर 125 ले लेते, कितने को? 425। 800 में से 425 एमपी तो सिर्फ बीजेपी के हैं, प्लस बीजेपी के कुछ कोलिशन पार्टनर भी, कुछ पार्टी उनके साथ मिली उनके भी हैं, ठीक है, प्लस अपोजिशन। अब बताइए, क्या जिस पॉलिटिकल पार्टी की आज सरकार है सेंटर में, किसकी है? बीजेपी की। क्या बीजेपी के जितने एमपी हैं, क्या वो सब आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं? सोच के जवाब देना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या बोला था? अरे क्या बोला था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा देख, आज क्या इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 425 मिनिस्टर हैं? पागल हो गया? 50 मिनिस्टर ज्यादा नहीं होंगे। और ये जो अभी फिलहाल जो सरकार है, ये तो वैसे कम मिनिस्टर रख रही है, बहुत कम। इनका सिस्टम पता क्या है? एक ही बंदे को 2-2 3-3 मिनिस्ट्री दे दो। नरेंद्र मोदी का पता क्या प्रिंसिपल क्या है? कम बंदे रखो, कम रखो काम करने वाले, गधों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। इसका एकदम सीधे से मोस्टली उठा लोगे, एक एक मिनिस्टर के बाद 2-2 3-3 मिनिस्ट्री है। वो एक मिनिस्ट्री का मिनिस्टर नहीं है, वो मल्टीपल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, बंदा एक है। इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि साहब कि हमें एफिशिएंट लोग चाहिए और बंदे रखो कम, लेकिन वो सब परफॉर्मर होने चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अभी मिनिस्टर कौन है? और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर भी वही है, दोनों मिनिस्ट्री की मिनिस्टर वही है। एमसीए जो कंपनी लॉ में आप पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दोनों की वही मिनिस्टर है अभी। आपने सुना अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर भी वही है, टेलीकॉम मिनिस्टर भी वही है, ठीक है, आईटी मिनिस्टर भी वही है, ठीक है। तो मल्टीपल ये सिस्टम इन्होंने बना रखा है। अब देखो यहां मैं ये बोल रहा था, अगर टोटल मिनिस्टर एग्जांपल लेते, टोटल मिनिस्टर मान लिया 40-45 है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब खाली वो 45 लोग ही हुए? हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो, सुनते हो नहीं, खाली सेंटेंस बोल दिया, समझना भी, अप्लाई भी करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा तो वो सिर्फ 45 लोग जो मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग पीएम, वही सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो इवन बीजेपी के भी जो एमपी हैं लोकसभा में राज्यसभा में, क्या वो गवर्नमेंट का पार्ट है? क्या वो गवर्नमेंट का पार्ट है? नहीं। लेकिन क्या वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का पार्ट है? क्या वो पार्लियामेंट का पार्ट है? यस। अच्छा, इसके अलावा अपोजिशन पार्टी कांग्रेस एंड और पार्टी, क्या उनके भी कुछ एमपीज हैं? ये कुछ ही रह गए बेचारे, थोड़े बहुत, ठीक है। हाँ, अब तो थोड़ी देर बाद तो बोलते ना, ये बोला ना आपने पढ़ा हुआ स्कूल में कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, एक्सटिंक्शन के वही कगार पे आ रहे, ठीक है, इंडेंजर्ड होते जा रहे, ठीक है। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट पार्लियामेंट के तो पार्ट हैं, लेकिन सरकार, अब देखो पार्लियामेंट में टोटल 800 एमपी हैं, लेकिन सरकार में तो उन्हीं में से, अच्छा एमपी वही हो, मिनिस्टर वही बन सकता है जो एमपी हो। अगर कोई बिना एमपी के मिनिस्टर बन जाता, विदिन 6 मंथ्स को एमपी बनना पड़ता है। लेकिन नेट रिजल्ट है, कोई अगर बोले मैं एमपी हूं, इंप्लाइड है कि वो सॉरी मिनिस्टर हूं, इंप्लाइड है ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर लोकसभा और राज्यसभा, इंप्लाइड है। कई बच्चे बोलते हैं सर दोनों है, अरे भाई बोलने की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप मिनिस्टर हो, इंप्लाइड है कि आप एमपी हो। अच्छा आप बोलते हो मैं 12वीं पास हूं, तो अलग से बोलने की जरूरत है कि मैं 10वीं भी पास हूं, वो तो इंप्लाइड है कि बिना 10वीं पास हो 12वीं कैसे पास हो जाओगे? सर ये तो बताया नहीं आप 10वीं पास होगी नहीं, ये तो इंप्लाइड है। विदाउट बीइंग अ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू कैन नॉट बी मिनिस्टर, एंड इफ एनीवन बिकम्स अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग एमपी, उसमें रूल है कि विदिन 6 मंथ आपको एमपी बनना पड़ेगा। तो नेट रिजल्ट है कि मैंडेटरी प्री रिक्विजिट है। इसका था जितने 800 एमपी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ पार्ट कितना है? 40, 45, 50 लोग। इसे इवन वो पार्टी जिसकी सरकार, उसके भी सारे एमपी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। अच्छा, अभी अमित शाह क्या होम मिनिस्टर है? हाँ। अच्छा, अभी
बीजेपी की पहली बार अभी जो सरकार 14 में आई, 2014 में, 2014 से 19, फिर 19 से 24, ठीक है, अब 24 में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। तो पहला जो टर्म था 5 साल का, 2014 टू 19, उसमें अमित शाह मिनिस्टर थे नहीं थे, वो बाद में, वो आर्टिकल 370 के चक्कर में बनाया गया था। उनको तगड़ा सा होम मिनिस्टर चाहिए था वो हैंडल करने के लिए, इसलिए चेंज कर दिया था। पहले वाले टर्म में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, ठीक है, लेकिन पहले वाले टर्म में अमित शाह भी एमपी था राज्यसभा का। लेकिन क्या वाज ही पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? Was he a part of the government? No. In the second term, जो 2019 to 24, क्या is a part of government? Yes. अब समझ में आया गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। कई लोग बीजेपी सरकार, सारे बीजेपी, सारे थोड़ी हो जाते हैं। बीजेपी के तो एमपी 450 हैं, 450 मिनिस्टर बन जाएंगे। फर्क समझ में आ रहा है? अब हम सेंट्रल को, हाँ ये बोलते हैं गवर्नमेंट भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और सारे वो एमपी हैं, सारे क्या हैं? एमपी हैं। ये सुनो, नरेंद्र मोदी भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से? वाराणसी से, पता होगा ना, ठीक है, मैं बताया था, ठीक है, पता नहीं वैसे, हाँ, इसका मतलब ये सारे, ये भी एमपी पार्लियामेंट के पार्ट है। लेकिन क्या पार्लियामेंट का सिर्फ इतना ही है? और भी 800 में सिर्फ 40-45 है तो हैं। इसका तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो पार्लियामेंट का पार्ट है। लेकिन क्या पार्लियामेंट जब बोल रहे हैं तो बहुत वाइड चीज बोल रहे हैं। ऐसे में फाउंडेशन वालों को बताया था ना, तो फाउंडेशन में एक बच्चे लिखा, अच्छा इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज सबसेट ऑफ पार्लियामेंट। मैं कहा हाँ ठीक बेटा, सही समझ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सबसेट ऑफ पार्लियामेंट। मैथ्स लगा दी उसने, ठीक है, सबसेट ही हो गया ना, वो बड़ा सेट, बड़ा वन सेट, ठीक है। तो मतलब वो भी उसका पार्ट है, लेकिन खाली सरकार पार्लियामेंट नहीं है। तो सिर्फ 40-45 लोग हैं। अब जब पार्लियामेंट में तो इतने लोग हैं, आपके खुद के पार्टी के जिसका सरकार चल रही है उसके और इतने लोग हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। अच्छा बताइए, 2014 से पहले किसकी सरकार थी सेंटर में? कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बट क्या वो मिनिस्टर थे? नहीं। तो वर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? नो, दे वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए तो कई बार ये सवाल उठता था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सरकार का पार्ट नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, सारी चलाते ये थे। तो ये बोलते हैं भैया अगर चलाना ही है तो खुद सरकार का पार्ट बनो ना, आप सरकार का पार्ट नहीं बनो। इसको बोलते हैं इंजॉइंग ऑल द बेनिफिट्स विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ सरकार में जब होते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जूते भी सरकार को ही पड़ते हैं। तो जूते खाने के लिए बेचारा मनमोहन सिंह को सामने खड़ा कर दिया था, वो पागल बन गया बीच में, और ये दोनों माँ बेटे गड़बड़ करते थे। तो ये इसको बोलते हैं टेकिंग ऑल द राइट्स विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मिनिस्टर बनोगे तो 10 सवाल के जवाब भी देने पड़ेंगे, तो आप मिनिस्टर है ही नहीं, यू आर नॉट अ पार्ट। तो ये कई बार उठता है, आप सरकार का पार्ट नहीं, सरकार को कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप? आई होप अब दिमाग में अच्छे से बैठने लगाओ कि सरकार अलग चीज होती है और पूरा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अलग चीज। मिक्स नहीं करना चीजों को। इवन जिस पार्टी की सरकार है उसके भी सारे बंदे मिनिस्टर नहीं है, सारे गवर्नमेंट का पार्ट नहीं। इज इट ओके? कुछ चीजें समझ में आई? अब बच्चा बोला सर आई चाहे नहीं आई छोड़ दो। हाँ चलो, रिवाइज हो गया ना अच्छे से। चलो हम इंटरप्रिटेशन टॉपिक, कल तो आपको छुट्टी है, ठीक है, तो परसों आपको मिलते हैं, एंड ठीक है परसों आप स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन, ठीक है।